निवेदन करूंगा, अगले 1-1.25 घंटे आप एकदम साइलेंट होकर के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की इस मीटिंग में ना आप लोगों को वो गुण मिलने वाला है कि आज के बाद आपके रॉयल्टी टेक्निकल का रास्ता अपने आप तैयार होने वाला है। तो आर यू रेडी? तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच आई इनवाइट सभी टेक्निकल अचीवर, हमारे जितने एमराल्ड एंड स्टार एमराल्ड अपलाइन हैं, आप सभी लोग सर को लेकर के इस स्टेज पर आए। सभी पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड अपलाइन सब लोग आइए। आप लोगों के जोरदार खतरनाक गुरु का सम्मान कैसे होता है काशी में, गुरु का सम्मान काशी में कैसे होता है बताने की जरूरत नहीं है। तालियां, 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 तालियां जोरदार। प्रोग्राम के आयोजन, इस प्रोग्राम को पूरे डेडिकेशन ऊर्जा के साथ आयोजित करने वाले मानव केसरी सर को मैं कहूंगा कि वो आए और वो सभी को बुके लेकर के वेलकम करें। वेलकम। आप लोगों का कमिटमेंट है कि आप जो शिव जी को प्यार करते हैं, आपका शहर है, आपकी आत्मा जो उन्हें इतना इज्जत सम्मान देती है, तो शिव जी भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं और वो भी आप लोगों को उतना ही प्यार करते हैं। इसे अपनी बाहों में आप लोगों को समेटे हुए हैं और किस्मत वाले हैं कि आप लोग काशी के इस शहर का हिस्सा हैं। हमें तो ऐसा मौका नहीं मिला, भगवान ने हमें कहीं और जन्म दिया, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर हैं और इतना पास से भगवान से मुलाकात होती रहती है, तो सौभाग्य की बात है ये। और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और जो सम्मान मुझे भी दिया उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुगल सराय शहर में पहली बार आया हूँ और पहली बार में इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये तालियां तो आपको बजानी, मेरे लिए अपने लिए भी बजा लें और मुझे भी मौका दें। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसको भी जानना जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे अभियान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे व्यापार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लाता है और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाता है और हमारे घर में वो खुशियाँ लेकर आता है जिस खुशियों की तलाश हर इंसान को है। राइट सर? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जिंदगी की कुछ खुशियों से अधूरे हैं। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूँगी, आप में से कितने लोग आज अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ स्टाइल से या अपनी इनकम से या अपने जिंदगी में जीने का तरीका है उससे सेटिस्फाई है? तो आप में से बहुत से कम लोग आंसर देंगे नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, है या नहीं? लेकिन आज कैसे इस RCM ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को जिंदगियों में जो परिवर्तन ला के रख दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, 24 साल पुराना ये व्यापार है और 24 साल के इस व्यापार में इस मेरे खुद के करियर में, जैसा कि मैंने खुद ने पर्सनली देखा, मेरे परिवार ने देखा, अगर मैं सबकी कैलकुलेशन करूं तो मैंने RCM के अंदर मैंने यहाँ पे उन लोगों को पैसे वाला बनते हुए देखा है जिन्होंने जिंदगी में सपने बिल्कुल छोड़ ही दिए थे। वो सिर्फ एक जिंदगी काट रहे थे और एक यही सोचा करते थे कि यार कभी हम बड़े बन ही नहीं सकते इस करियर में। वो सब कुछ यहाँ पे मैंने देखा। मैंने यहाँ पे सब्जी बेचने वाले को करोड़पति बनते देखा है। मैंने यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाने वाले को करोड़पति बनते देखा। मैंने यहाँ पे
फूल माला जो बेचते हैं उनको करोड़पति बनते देखा, मैंने यहाँ पे नौकरी करने वालों को करोड़पति बनते देखा, मैंने यहाँ पे बिजनेसमैन जो व्यापार करते हैं, ट्रेडिशनल व्यापार की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को करोड़पति बनते देखा। और उससे बड़ी बात की जब वो उनके घर में पैसा गया और जो खुशियां आई उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आज हर एक इंसान परेशान है अपनी जिंदगी में। हर इंसान, आप किसी को भी उठा के देख लें, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पैसों का। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं होता, है या नहीं? और ये फैक्ट है। हम पैसे से कुछ चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन उसी पैसे से उनकी खुशियां खरीद सकते हैं। तो पैसा जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और जीने के लिए इसकी जरूरत है। और जिसके पास पैसा है ना, उसकी इज्जत ऑटोमेटिक बनती है, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस आरसीएम व्यापार में मैंने एक चीज और देखी कि यहाँ पर पैसा तो मिलता ही मिलता है, पैसे के अलावा जो मिलता है वो मुझे कहीं नहीं दिखा। और वो सबसे बड़ी चीज है दिल से निकला हुआ सम्मान, रेस्पेक्ट, दुआएं, एक लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका। अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ये आरसीएम आपके वो सपने भी पूरे कर देगा जो आपने सपनों में भी नहीं देखे। क्या बोला मैं? जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा और नहीं देखा, उनको भी पूरा कर देगा। और ये फैक्ट है दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि इतनी बारिश होगी पैसे की कि हकीकत में पैसा समेटते समेटते परेशान हो जाओगे, पर आते आते नहीं रुकेगा। लेकिन इन सब चीजों को पाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वो है अपने आप को बदलना। हम इंस्पायर होते हैं किसी की लाइफ को देख के कि यार आज रवि शर्मा है, रवि शर्मा की जिंदगी ये है, आज वो 1.5 करोड़ की कार में आया है, उसकी जिंदगी में ये है, इतनी कारें हैं, ये सब कुछ है। वो रवि शर्मा के पास है, क्या आपके पास है? नहीं है ना। तो हमारा लक्ष्य, पहला लक्ष्य ये है कि वो चीजें आपके पास भी हो, और दुनिया के अंदर आपको करोड़पति बनने का जो फॉर्मूला है कोई नहीं देगा। ये आप नोट कर लेना अपनी डायरी में। सिर्फ एक आरसीएम अभियान एक ऐसा अभियान है जो आपको करोड़पति बनने के रास्ते बताएगा, जो आपको बताएगा कि तू यहां पर खड़ा हो। क्योंकि इस दुनिया में लड़ाई किसकी जानना चाहते हैं? लड़ाई है गद्दी की। गद्दी मतलब सीट। इस दुनिया में कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। एक अभिनेता अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता, एक नेता अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता, एक बिजनेसमैन अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। सबको चाहिए पोजीशन, सबको चाहिए लेवल। लेकिन आरसीएम एक ऐसा अभियान है जहां पे आपकी अपलाइन अपनी सीट छोड़ने को तैयार बैठी है कि भैया तू ले तो सही, मैं तो तैयार हूं, तू करता। कितनी बड़ी बात है। मेरे को नहीं रहना स्टार रहना, मुझे नहीं रहना, आप ले दो यार, कोई तो हो। मैं तो इंतजार कर रहा हूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। और दोस्तों यही इस बिजनेस की सबसे बड़ा क्वालिटी मान लीजिए आरसीएम की मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। और इसका सबसे बड़ा खूबसूरत पहलू ये है कि कहीं ना कहीं ये वो अभियान है जिससे कभी जिंदगी में किसी से ये नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है। मैं पूरा वर्ल्ड घुमा रहा हूं दोस्तों, पूरा वर्ल्ड। पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं, शायद उसके बाद आपको मेरी बातें थोड़ी ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। मेरा नाम है रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं बीएससी आईटी कंप्यूटर से, एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग यूरोप का एक देश है इटली, और इटली का एक शहर है मिलान। वहां से मैं एमबीए किया हुआ हूँ। उसके बाद मैं बेल्जियम चला गया, वहां से इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो आईजीआई है डायमंड को सर्टिफाइड करती है। डायमंड जानते हैं, हीरा जो बाजार में मिलता है, राइट? सही कह रहा हूँ ना? बेल्जियम का। वहां से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ। आप तो शायद डायमंड के काम करते हैं। मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ और मैंने बेल्जियम से एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं फैशन ज्वेलरी डिजाइनर भी हूँ, और उसके बाद मैं फुल टाइम में काम कर रहा था। मैंने इंडिया के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स को ज्वेलरी बना के दिए। मेरे पास 3 काम थे। पहला, मेरे फादर जो इस दुनिया में नहीं है वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, सरकारी नौकरी है। दूसरा, मैं ऑलरेडी डायमंड के बिजनेस में था जो मैं कर रहा था। और तीसरा आरसीएम
कितने रास्ते थे मेरे पास? सरकारी नौकरी को लात मारा, डायमंड के बिजनेस को मैंने वाइंड अप किया कर दिया कंप्लीटली। कोई बोलता है तो बना के दे देता हूँ, बाकी मैं कुछ करता नहीं, इसमें ज्यादा बंद कर रखा है मैंने। और फुल टाइम आर्ट्स में करने लगा 12 साल से। या तो मैं पागल हूं या इस कंसेप्ट में ताकत है। मैं पागल हूं? नहीं हूं ना, क्योंकि परिवार तो मेरा भी है। और इतने पागल तो हम भी नहीं कि 24 साल से उस चीज की माला जपे जिससे कुछ आता ना हो। है नहीं? मतलब आता तो लोगों के सवाल हैं, बहुत सवाल है दोस्तों। मेरे को तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो शक की निगाहों से देखते हैं। 24 साल हो गए, अभी भी शक की निगाहों से देख रहे हैं, समझ में नहीं आता देख क्या है। समझ में नहीं आता, लोग अभी भी सवाल करते हैं ये चलेगी नहीं यार। भाई तो चलती कैसे, तू समझा दे यार। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे समझ में कब आएगा कि ये समझ लगी सर चल रही है। दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर परिवर्तन तभी आता है जब हम उसका निर्णय लेते हैं। और हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम परिवर्तन चाहते नहीं है। और उसका कारण क्या दोस्तों? हमारी सोच, हमारा माहौल, हमारे आसपास का माहौल हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। अगर आप अपने पड़ोस में रिश्तेदार को जाकर ये बोलोगे मैं आर्ट्स शेयर करता हूं, एक दिन कार में आऊंगा, तो पहले पड़ोसी ये बोलेगा है शकल देखिए है ना, चुपचाप पापा नौकरी कर रहे हैं, तू भी कर ले, 2 वक्त का पैसा कमा के ला, बच्चे भूखे मर जाएंगे, तेरी शादी नहीं होगी, ज्ञान देंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हमारे लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देते दोस्तों। और यही कारण है कि हम में से मैक्सिमम आदमी आज अपने सपनों के उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पर वो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उस माहौल को छोड़ना नहीं चाहते और नए माहौल को अपनाना नहीं चाहते। और इसका दोष हमारा नहीं है, ये दोष हमें आगे से मिला हुआ है गिफ्ट में। कहां से मिला हुआ है? आगे से। आगे से मतलब हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों से। और आपको प्रैक्टिकली बताता हूं मैं कैसे मिला हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? थॉट क्या है, सोच क्या है? हमारे दादा परदादा जिस जमाने में काम किया करते थे, उस समय देश की पॉपुलेशन थी 50 करोड़। अभी ये पॉपुलेशन हो गई 150 करोड़। 50 करोड़ से 150 करोड़ की पॉपुलेशन पहुंच गई, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सोचने का हमारा नजरिया वो का वही है। ये नहीं बदल रहा। अब कैसे नहीं बदल रहा? आप अगर नौकरी करते हैं तो आप अपने बेटे को क्या सिखाएंगे? ये अपने बेटे को क्या सिखाएगा? और ये अपने बेटे को क्या सिखाएगा? आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो ये अपने बेटे को क्या सिखाएगा? ये अपने बेटे को क्या सिखाएगा? और ये अपने बेटे को क्या सिखाएगा? ये सिखाएगा ना। आप खेतीबाड़ी करते हैं तो आप वही सिखाएंगे जो आप कर रहे हैं। इट मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे दादा परदादा काम करते थे वही काम हमें सिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। मुझे एक चीज सोचकर बताइए, जिस काम को करने से हमारे दादा परदादा ही करोड़पति नहीं बन सके तो हम कैसे बन जाएंगे? और हम नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चे कैसे बन जाएंगे? बताइए। क्योंकि पुरानी सोच उसको अपडेट करना ही नहीं चाहते। मार्केट में जाते हो कार खरीदने, आप में से कितने लोग हैं जो दुकान वाले को जाके बोलते हैं, कार वाले को जाके बोलते हैं एक काम कर 20 साल पुरानी कार निकालते खरीदने आया हूं। कोई खरीदता है? आप दुकान में फोन खरीदने जाते हैं, कितने लोग दुकान वाले को जाके बोलते हैं काम कर 15 साल पहले जो सेट आता था वो निकाल के दे मेरे को, वो चलाऊंगा। आप दुकान में जाके क्या बोलते हो? फोन लेटेस्ट, कार लेटेस्ट, कपड़े लेटेस्ट, मकान लेटेस्ट, सड़कें लेटेस्ट,
लाइफ स्टाइल लेटेस्ट, दाढ़ी का तरीका लेटेस्ट, हेयर कटिंग लेटेस्ट है या नहीं? पहले तेल लगाते थे, अब कोई तेल लगा के बता दो मेरे सर में, नए बच्चों को बोल दो तेल लगा रहे, वो बोले कि पप्पा आप ही लगाओ। गया जमाना, हर चीज लेटेस्ट चाहते हैं, चाहते कि चाहते हैं। आप जिंदगी के अंदर जो चीजें काम आती है वो तो लेटेस्ट चाहते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए जो तरीके वो लेटेस्ट क्यों नहीं चाहते और अपनी सोच को लेटेस्ट क्यों नहीं करते? मशीनरी लेटेस्ट पर सोच पुरानी है ना? मशीनरी लेटेस्ट, सोच पुरानी, फिर बोलते हैं करोड़पति क्यों नहीं बन रहा? कैसे बनोगे? ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। मुझे तो इतना सा बता दो कैसे बनोगे। तो 2000 आपको मैं 25 के आंकड़े बता रहा हूँ, 2035 और 2040 भी आएगा, तब क्या करोगे? भारत की जनसंख्या 2030 तक आते आते 200 करोड़ क्रॉस होने वाली है और 200 करोड़ के अंदर आंकड़े आए हैं कि 80% काम मशीनरियां करने वाली है। लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली इन्फोटेक ने कम से कम 2000 लड़कों को नौकरी से निकाल के बाहर फेंक दिया मशीन की वजह से, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। एक आदमी 12 घंटे से 15 घंटे काम करके 15,000 सैलरी लेता है, लेकिन एक रोबोट 24 के 24 घंटे काम करता है बिना सैलरी के। बताओ किसको रखा जाएगा, आपको या रोबोट को? हमारा क्या होगा? अच्छा, उस रोबोट को बनाया किसने? हम ही ने। हमने हमारी बर्बादी का गड्ढा खोद लिया है, हमने हमारी बर्बादी का गड्ढा खोद रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे मरे हैं क्योंकि मशीनरी को आप रोक ही नहीं सकते। रोक के बता दो। मुझे आज भी याद है कि आज से 15-20 साल पहले मार्केट में परिवार के साथ घूमने जाते थे सर, खाना खाने जाते थे, खाना घर पे आ रहा है। सब्जी खरीदने जाते थे तो खुशी होती थी, दो सब्जी के भाव ताव करते थे तो मजा आता था, बीवी बच्चों में प्यार करता था। आजकल बच्चा टेम्पो में बैठा रह जाता है, बीवी फोन के साथ निकल जाती है, तो टेम्पो वाला बोलता है बच्चा तो ले जाओ। सही है ना? कार में देखो तो फोन, सड़क पर देखो तो फोन। अरे यहाँ तक कि आजकल तो हमारी सड़कों पे चलने के लिए भी हमें मोबाइल की जरूरत पड़ती है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मेरे भाई, दुनिया में हर चीज ऑटोमेटिक होगी और ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। उस समय समझने वाली बात ये आती है कि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे ये बातें समझ में आती है क्योंकि मेरे अंदर आग यहीं से लगती है। बताइए क्या करेगी और क्या होगा हमारे भविष्य के अंदर, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? बताइए सर। है जी। और आज घर जाके चिंतन करना, अगर आप रियल में अपने परिवार, अपने बच्चों को प्यार करते हो, अपनी फैमिली को प्यार करते हो, तो आज घर जाकर सोचना शांति से बैठकर कि आज आपको 20,000 रुपया कमाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपके बच्चों को कितनी करनी पड़ेगी, उनके बच्चों को कितनी करनी पड़ेगी, तब क्या होगा? अगर मैं आपके बच्चे को थप्पड़ मारूं तो मुझे प्यार करोगे या पीटोगे? हैं? पीटोगे ना? मैंने क्या किया, एक थप्पड़ी तो मारी है, मुझे पीट दोगे। 2030 के अंदर ये दुनिया आपके बच्चों को डेली थप्पड़े मारेगी, तब क्या करोगे? ये रोबोट हमारे बच्चों का धंधा छीन लेंगे और उनको डेली बेरोजगारी की थप्पड़े पड़ेगी, तब क्या करोगे? मैंने एक थप्पड़ मारी तो मेरे को तो पीट दिया,
आगे बेरोजगारी की थपड़े डेली बढ़ने वाली और अभी चालू हो चुका है। यूपी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली थी 5,000 बच्चों की, एग्जाम दे रहे हैं 5 लाख। एक जमाने के अंदर वैकेंसी तो 5,000 ही रहेगी, ये 50 लाख हो जाएंगे। वैकेंसी 5,000 रहेगी, ये 5 करोड़ हो जाएंगे। वैकेंसी 5,000 रहेगी, ये 50 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि सरकार एक और करने वाले अनेक। जनसंख्या रुकने का नाम नहीं ले रही। हर 1 मिनट के अंदर 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया के अंदर। चाइना को घमंड था कि हम नंबर 1 है, हमने घमंड तोड़ दिया। देखो मेरे को नहीं पता आप क्यों हंस रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। भाई चाइना को घमंड था ना कि हम नंबर 1 है, हमने उसको भी तोड़ दिया। इस मामले में हम नंबर 1 है। कैसे होगा आने वाले समय में हमारा फ्यूचर? आज घर जाके सोचना, और मेरी बातों को इसलिए सोचना कि यहाँ पे जो शख्स खड़ा है ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये कोई अप्लाई नहीं है, ये कोई ऐसा बड़ा कोई स्टार नहीं है। मैं सिर्फ आपका छोटा भाई हूँ, और अपने छोटे भाई की तरह मेरे को समझ के मेरी बातें सुनोगे तो समझ में आई। अगर आपके दिमाग में मेरी पिक्चर ये बन गई कि नहीं यार ये तो अप्लाई नहीं इसलिए इतनी बातें कर रहा है, तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। दिमाग से निकाल के बाहर फेंक देना, क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ। और इसी कारण से दोस्तों इस हालात को देखते हुए हुआ जन्म आरसीएम का। आगे बताऊंगा, ये एक चीज नोट करना, क्योंकि आज से 24 साल पहले आरसीएम क्यों पैदा हुई थी वो कोई नहीं बताता, और किस तरीके से उसने एक आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाके रख दिया। अगर ये समझ में आ गया ना, आरसीएम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े सर? यस सर। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो बोर नहीं हो रहे? किसका है? पहुंच लूं? मेरे अकाउंट में लिख देना जिसका नहीं है। आगे बढ़े। और इसी वजह से दुनिया का 2 पार्टीशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना यहाँ पे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। दुनिया 2 पार्टों में बढ़ गई, 20% और 80%। ये 80% लोग हैं जो गरीबी रेखा और उसके अपर क्लास में आते हैं, और ये 20% है मिलीनियर, अरबपति, खरबपति, जिसके अंदर रतन टाटा, बाटा, शाटा, आटा, लाटा, अंबानी, शंबानी, खंबानी सब आते हैं। राइट सर? ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जिस देश में जाते हैं वहां पर अपना बंगला खरीदते हैं। ये हवाई जहाज में सफर नहीं करते, पर्सनल जेट में सफर करते हैं। इनके पास छोटी छोटी कारें नहीं होती, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, और एक एक गाड़ी 1.5-2 करोड़ से कम की नहीं होती है। हेलो, मेरी बात समझना। राइट सर? ये वो लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। ये वो लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी पैसा इनके पीछे पीछे भागता है, और हम वो लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे पीछे भागते हैं। क्या बोला मैं? पैसा इनके पीछे भागता है और हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं। और आपको उससे खतरनाक आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, समझना। आज से 90 साल पहले इनके बाप दादा और हमारे बाप दादा सड़क पर थे। आखिर इस 90 साल में ऐसा क्या हो गया कि 20% में पहुंच गए, हम क्यों ही रह गए? आज से 90 साल पहले जब करोड़पति नहीं थे, तो इनके पूर्वज और हमारे पूर्वज दोनों सड़क पर थे, दोनों एक जैसी जिंदगी जीते थे। इन 90 साल के पीरियड में इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग तो अरबपति, खरबपति, मिलियनियर हो गए, और हमारे बाप दादा और हम लोग वही के वही रह गए। जो भी आंसर दो, एक चीज सोच समझ के देना। आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने मेहनत करी, कई लोग सोच रहे हैं कि उनकी किस्मत थी, कई लोगों ने सोचा अगर उन्होंने पसीना बहाया, तो हमारे बाप दादा को भी किसी ने रोका नहीं था। नेटवर्क का ताकत। हमें किसने रोका?
क्या कारण था? वक्त के साथ अपने आप को बदला। हमारे को जंजीरें पहना दी गई थी कि तू तो बदल ही नहीं सकता। इन 20% लोगों के पूर्वजों ने एक काम सबसे पहला किया था, सोच समझ के बता रहा हूं आप लोगों को, सोचना समझना, समय को समय से पहले पहचाना। यस यस। पहला काम मैंने क्या किया? समय को समय से पहले पहचाना और उस हिसाब से प्लानिंग करी। हम लोग समय को बाद में पहचानते हैं, पहले किसी और के समय को चेक करते हैं कि तेरा अच्छा आएगा तो मैं करूंगा। राइट सर? इन 20% लोगों ने, बोल तो नहीं हो रहे आप लोग? इन 20% लोगों ने सबसे पहला काम किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इन्होंने उस जमाने में इसको बिल्ड किया जिसे बोला जाता है नेटवर्क, जिसको समझाते समझाते हमें 24 साल हो गए पर आप लोगों को समझ में नहीं आया। पसीना यहां से चालू हो गया, यहां गिर गया, हमारे सफेद काले हो गए, काले सफेद हो गए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है जिससे हम भागते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। हम ये बोलते हैं कि आ गया जोड़ने, अब ये मुझे जोड़ देगा और 2 जोड़ के 4 जोड़ने की राय देगा, ऐसी ऐसी धारणा लेके बैठे हैं और उसी धारणा के ऊपर इन लोगों ने 90 साल पहले काम चालू कर दिया था, जिसका नतीजा आज उनको मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है वो भी समझ लो। आज समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है सबको? आप लोग एक जूता पहनते हैं जिसका नाम है बाटा, राइट सर? कौन से जूता पहनते हैं? मार्केट में आता है बाटा। 10,000 दुकानें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्चुअल फिगर बताऊंगा तो कैलकुलेशन नहीं बैठेगी, आपका कैलकुलेटर और दिमाग दोनों फट जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे कैलकुलेशन दे रहा हूं, समझना। पूरे हिंदुस्तान में बाटा के मालिक ने आज से 90 साल पहले इस नेटवर्क को बिल्ड करना चालू किया और इसने 10,000 दुकानें खोल दी। मान लेते हैं कि आपके मुगल सराय की एक दुकान बंद हो गई, तो कितनी बची? कितनी बची? 9,900। अगर एक भी आदमी मुझे ये साबित कर दे कि ये 9,999 बची तो मैं आज से मां छोड़ दूंगा। अब मैं समझाऊं? अरे मेरे बुद्धिजीवी लोगों, जिस टाइम पर ये एक दुकान बंद हो रही होगी उस टाइम पे हिंदुस्तान में 10 और भी मिल जाएगी। यस। तो ये आंकड़ा कभी नीचे आएगा क्या? समझ रही बात? तो ये आंकड़ा बढ़ेगा ना। और अगर एक दुकान से मात्र 100 रुपए की इनकम जा रही है और आज हिंदुस्तान में करोड़ों की दुकानें हैं, करोड़ों दुकानें हैं, तो मुझे बताओ उसका टर्नओवर कितना है, उसकी इनकम कितनी जा रही है पर डे। अब समझने वाली बात यह है, ये दुनिया में रहे चाहे ना रहे, उसके बाद भी ये पैसा इसके पीढ़ियों को, इनके बच्चों को और इनकी आने वाली जनरेशन को जाता रहेगा। कारण क्योंकि इसने टीम डेवलप कर ली और जहां टीम काम करती है उसे हमेशा जीत मिलती है, चाहे सरकार हो और चाहे देश हो। राइट सर? मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, सीधी सी समझ में आएगी। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी शख्सियत की डेथ हुई, नाम था मिस्टर रतन टाटा। आप सब जानते हैं? Yes. जानते हैं सर? आप मेरे को ये बताइए कि रतन टाटा के दुनिया के जाने के बाद क्या टाटा की फैक्ट्रियां बंद हो गई? टाटा के ट्रक बनना बंद हो गए? टाटा की कारें बनना बंद हो गई? हेलो, जैगुआर बनना बंद हो गई? क्या टाटा ने लैंड रोवर बंद कर दिया? क्या टाटा ने नमक बेचना बंद कर दिया? सब कुछ हो रहा है, क्यों? मालिक तो मर गया ना। टीम काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है। राइट? अब पिक्चर जरा सी घुमा रहा हूं, अब पिक्चर को जरा सी घुमा रहा हूं। रतन टाटा दुनिया से चला गया, उससे नेटवर्क ने बचा लिया। आपका और हमारा नेटवर्क नहीं, और हम दुनिया से चले गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? आप में से कोई जो स्टाम्प पर लिख के गारंटी दे सकता है कि नहीं भैया मैं भगवान से लिखा के लाया हूं 150 साल जीऊंगा?
हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने पिक्चर को हल्का सा मोड़ किया है मेरे भाई। मैंने रतन टाटा को जिंदा कर दिया और हम लोगों को मार दिया। अब मुझे इतना सा समझा दो अब क्या होगा। और मैंने एक कंडीशन में रतन टाटा को और अपने आप को भी मार दिया। और मेरा भी नेटवर्क नहीं है लेकिन उसका नेटवर्क है। मुझे तो इतना समझा दो उसको नेटवर्क ने बचा लिया, हमारे परिवार को कौन बचाएगा? तो फिर किसके लिए भाग रहे हो? जब आपके पास सिक्योरिटी नहीं तो बात किसके लिए रहे हो? कार में चलते हो? कार में चलते हो कभी तो? यस। कार में एक टायर होता है 5वां, जिसे बोला जाता है स्टेपनी। क्यों रखा जाता है? इमरजेंसी में काम आए। रास्ते में चल रहे हो, टायर पंचर हुआ तो हमें आज कार को रोका, स्टेपनी लगाई, टेंशन फ्री हो जाते हो। हा स्टेपनी थी इसलिए बच गया, नहीं तो फंस जाता। राइट सर? यार एक 50 लाख की 10 लाख की गाड़ी के अंदर साली स्टेपनी होती है। हमारी जिंदगी की स्टेपनी क्या है भाई? और ये टायर फट गया तो क्या होगा? तो फिर बात किसके लिए हो बताओ ना मुझे। क्या हुआ? स्टेपनी ढूंढ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। एक काम करना छोड़ो, मरना तो बहुत आगे की बात है। मेरे कहने में एक छोटा सा काम कर दोगे? आज यहाँ से मीटिंग खत्म होते ही बाहर निकलना, बाहर निकलते ही फोन को स्विच ऑफ कर देना, 5 दिन घर मत जाना और घर वालों से कांटेक्ट मत रखना। और 5वें दिन जाके घर के सामने खड़े होकर अपनी बीवी और अपने बच्चों से बोलना मैं आ गया। क्या होगा? पड़ेगा। 5 दिन मैंने सिर्फ आपका फोन स्विच ऑफ करा के आपको अपने घर वालों से दूर किया है। अरे घर वाले छोड़ो, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे होंगे कि कहां चला गया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? राइट सर? 5 दिन के अंदर आपके घर वालों की हालत ऐसी हो जाएगी, आपकी बीवी रोटी नहीं खाएगी, आपके माँ बाप घर पर कोने में बैठ के रोएंगे और आपके बच्चे आपकी फोटो देख देख के चिल्लाएंगे पापा कहाँ चले गए। और किसी दिन घर ही नहीं पहुंचे तो अच्छे खासे यहां से निकले, हंसते हुए जा रहे हो। आप तो सही हो पर सामने वाला गलत आ गया। रत्नेश जैन साहब की डेथ ऐसे ही हुई थी। वो सही थे लेकिन सामने से गाड़ी ने टक्कर मार दी। उनको तो इसने बचा लिया। हमारा क्या होगा और आपके बीवी बच्चे क्या होंगे, उनका क्या होगा? आपको लगता है वो रात को चैन की नींद सो जाएंगे? नहीं। क्या लगता है आपको कि आपका भाई आपके परिवार को पाल लेगा? क्या लगता है कि आपके परिवार को पड़ोसी दुकान वाला पाल लेगा? क्या आपको क्या लगता है कि आपने जो करोड़ों की दुकान खोल रखी वो संभाल लेगा? क्या होगा उस जमाने में, उस टाइम पर, उस वक्त पे? वो वक्त सोच के मुझे उत्तर दो। और नहीं समझ में आ रहा तो आज घर जाके सोचना कि हम क्या जिंदगी जी रहे हैं। मेरे 5 घर छोड़ के मेरे एक दोस्त मित्र का घर था। पहले तो ये बताइए बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ में आ रहा? पीछे वाले 5 से 6 घर छोड़ के मेरा एक मित्र रहा करता था। मैं उसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लड़का 38 साल का उसकी उम्र थी। जैनपेक राजस्थान के अंदर एक कंपनी है, कॉल सेंटर है। अगर किसी ने नाम सुना हो मुझे नहीं पता सर। 2.5 लाख रुपया जैनपेक में उसको सैलरी मिलती थी। दिल्ली में भी शायद जैनपेक होगा, है ना? जयपुर के अंदर 2.5 लाख सैलरी मिलती थी उस लड़के को। 38 साल की उसकी उम्र थी। मेरे घर से 6 घर छोड़ के उसका बंगला था।
शानदार घर में 2 कारें थी, उसकी बीवी बहुत अच्छे तरीके से शानदार कपड़ों में रहा करती थी। उस लड़के को घमंड था कि मैं 2.5 लाख रुपया महीना कमाता हूं। उसकी बेटी जयपुर के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रही थी। सुनना, वो लड़का चौड़ा होके चलता था कि आज भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, आज मैं 2.5 लाख कमाता हूं, मेरी बच्ची शानदार स्कूल में पढ़ रही है, मेरा बंगला है, मेरे पास कार है, क्या कमी है मेरे पास। वो हमेशा सड़क पे ऐसे चलता था जैसे दुनिया में वो अकेला ही है। एक दिन रात को भाई साहब सोए, अगले दिन उठे ही नहीं। उनको रात के अंदर नींद में साइलेंट अटैक आ गया और खत्म सिंगल अटैक में, क्योंकि आजकल अटैक भी अपडेट हो रहे हैं। पहले 3 अटैक पर आदमी जाता था, अब एक ही में अभी 2 में जाता था, फिर अब 1 पर आया। 5 साल बाद डॉक्टर ये पूछेंगे मारा कैसे, साला हमें समझ में नहीं आया। वो भी टाइम आएगा भाई, बीमारियां भी तो अपडेट हो रही है, लेकिन हम अपडेट नहीं हो सकते। कारें अपडेट हो जाएगी, सब अपडेट हो जाएगी, यहाँ तक कि बीमारियां भी अपडेट हो जाएगी, पर हम तो भाई मर्द हैं, हम अपडेट नहीं होंगे। हम तो वही नौकरी के पीछे भागेंगे, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हो, मैं बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं। मुझे पता आप लोग समझदार है। आगे बढ़े सर। उस आदमी की डेथ हो गई सर, डेथ हो गई है। आज उसको इस दुनिया से गए हुए 8 महीने हुए हैं मात्र। कितने महीने हुए हैं? 8 महीने। मेरे को एक चीज का आंसर आप लोग मेरे को ईमानदारी से देना, जिस कंपनी के अंदर वो 2.5 लाख की नौकरी कर रहा था, क्या वो कंपनी अब उसके घर में हर महीने 2.5 लाख पहुंचाएगी क्या? मतलब उसके मरते ही उस कंपनी ने उससे पल्ला झाड़ लिया। राइट सर। 8 महीने में कंडीशन ये हो गई, घर की किस्तें 8 महीने से पेंडिंग चल रही है, बच्ची सरकारी स्कूल में जाने के कंडीशन पर आ चुकी है, दोनों कारें बिक गई है, मकान बिकने की कंडीशन पर आ चुका है, और उसकी बीवी सड़क के ऊपर कॉलोनी की लेडीजों से जा जाके ये कह रही है कि भैया अगर आपके घर में कोई ब्लाउज सिलने का छोटा मोटा काम हो तो हमें दे दो, जिससे हमारे घर का खर्चा चले। मात्र एक आदमी के जाने से पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके आने वाली पीढ़ियां डिस्टर्ब हो गई, उस बच्ची का करियर खत्म हो गया। मुझे इतना समझा दो, उसमें उस बच्ची का और उसकी बीवी की क्या गलती थी? लेकिन सजा किसको मिल रही है? सबको मिल रही है ना? सबको मिल रही है ना सर। आज उसके आदमी के जाने की वजह से सजा उसका परिवार भुगत रहा है, हमारा भी परिवार है। मुझे बताओ उसके भविष्य का क्या होगा, उसके परिवार के भविष्य का क्या होगा, सॉरी। और ये दुर्घटना कल को अगर हमारे साथ हो गई तो हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होगा। कितना भी बड़ा साम्राज्य बना लो, याद रखना बेटा अगर नाकारा निकम्मा निकल गया तो करोड़ों की प्रॉपर्टी को 2 मिनट में जीरो कर देगा। और याद रखना बेटा अगर इंटेलिजेंट बन गया है, निकल गया, तो जीरो प्रॉपर्टी को भी करोड़ों में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आजकल की जो दुनिया है, आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो माहौल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ। अब मुझे समझाइए क्या होगा दोस्तों। इसलिए पहला काम, इससे भागो मत, इसको गले लगाना सीखो। यस। इससे डरो मत, ये आपको खाएगा नहीं, उल्टा जो खा रहे होंगे उनसे बचा लेगा। या आपको हिंदुस्तान के हर कोने में किसी भी समस्या में अगर आप आ जाओगे, ये खड़ा रहेगा। दैट्स कॉल्ड एंड नेटवर्क। ये ताकत है इसकी। अरे इससे कौन बच सका है यार? हमारा जन्म भी नेटवर्क की वजह से हुआ है, नहीं तो दुनिया में आते ही नहीं। मेरे दादाजी के 2 बेटे, इनके फिर 2 बेटे, ये क्या बन रहा है? नेटवर्क। कौन सी चीज है दुनिया में जो बिना नेटवर्क के चल रही है? मुझे बताओ तो सही। अरे भगवान खुद इसमें चलता है। 36 करोड़ देवी देवता सबके अप्लाई है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और उनकी डाउनलाइन में पूरा 36 करोड़ देवी देवता काम कर रहे हैं। पता करो कौन बचा हुआ है इस नेटवर्क से, और इससे भग रहे हैं। कहीं फंसा न ले, कहीं घबरा के डर न जाए, कोई हमें ज्वाइन न करा ले। इसलिए पहली थिंग, पुरानी सोच को निकालो, इसको अपनाओ। क्लियर? आज समझ में आ रही है?
कहाँ गया? इन 20% लोगों ने सबसे पहला काम ये किया, हेलो। दूसरा काम रायचंद। ये 20% लोग जब भी जिंदगी में कोई काम करते हैं, ये कभी किसी से राय नहीं लेते, ये अपने काम को अंजाम दे देते हैं। मैं बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी भी करोड़पति आदमी को उठा के देख लो, अरबपति आदमी को उठा के देख लो, जब भी कोई काम करता है एक आम पब्लिक से कभी राय नहीं लेता। और हम कोई भी काम चालू नहीं करते, उससे पहले राय पहले लेते हैं, काम बाद में करते हैं। मैं दोनों बातें भी साबित करूंगा। राइट सर, पहले मैं बात करता हूँ 20% लोगों की। ये लोग राय नहीं लेते। आप में से कितने लोग जियो की सिम काम में लेते हैं? जियो की सिम काम में लेते हो? लेते हो? सोनी साहब, जियो की सिम आप काम में लेते हैं। एक सवाल का उत्तर दीजिए, मैं आप सबके बिहाफ पे इनसे सवाल कर रहा हूँ। जियो जब लॉन्च हुई थी तो एक दिन पहले अंबानी जी का फोन आया था कि सोनी साहब कल को मैं जियो लॉन्च कर रहा हूँ, तू सिम लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं। कॉल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बिल कौन भरता है? बिल मैं करता हूँ। पब्लिसिटी कौन करता है? पब्लिसिटी नहीं करता। मैं से मतलब हम। राइट सर, जब सिम हमें काम में लेनी थी, बिल भी हमें ही भरना था, तो हमसे क्यों नहीं पूछा भाई? पूछना चाहिए था ना। बेटा हमारा ही पैसा ले जा रहा है, हमसे भी पूछ रहा। मैं आपसे 20 रुपया मांगू तो मेरे से दे दोगे? पूछोगे किस लिए चाहिए? पूछोगे ना। वो भाई आपसे हर महीने ले रहा है तो पूछ क्यों नहीं रहे? कोई भी बड़ा आदमी जो अपना काम चालू करता है राय नहीं लेता। आप में से कितने लोग को पता है कि शाहरुख खान की अगली पिक्चर कौन सी आने वाली है? अच्छा, वो क्या पिक्चर आपसे पूछ के लॉन्च करता है? हैं? अच्छा, मोदी जी हमसे पूछ के खड़े होते हैं कि पीएम बनूंगा, तो आप लोग बोलो तो खड़ा हो, नहीं तो नहीं हो। वो खड़े हो जाते हैं, हम जिता देते हैं। शाहरुख पिक्चर बनाता है, रिलीज करता है, लगातार देख के सुपरहिट कर देते हैं। ये हर बड़ा आदमी काम को अंजाम दे देता है, कर देता है, और हम उसको सुपर डुपर हिट कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। एग्री करते हैं इस बात में? और इसका नतीजा देखो, उस आदमी ने क्या दिमाग खेला अंबानी जी ने। बोर तो नहीं हो रहे? दिमाग देखो इस आदमी का। इससे बिना राय के अपने आप को कैसे करोड़पति अरबपति तो बना ही लिया। इससे दिमाग से खेला, वो बता रहा हूं। इससे कुछ नहीं किया, इससे थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसने नेटवर्क की ताकत को काम में लिया। कैसे काम में लिया मैं समझाता हूं। रिसेंटली अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी करी। किसकी शादी करी? बेटे की। 5 दिन का खर्चा था 4500 करोड़, 4500 करोड़ रुपया 5 दिन में खर्च कर दिया। किसने खर्च किया? अंबानी जी ने। किसके लिए? अपने बेटे की शादी में। राइट सर। और उसी पीरियड में इससे थोड़ा सा दिमाग लगाया और कुछ नहीं किया, मात्र 100 रुपया प्लान महंगा किया। क्या किया? 100 रुपया। नेटवर्क उसके पास तैयार था। 47 करोड़ यूजर है इस समय रिलायंस के। कितने? 47 करोड़ इंटू 100 रुपया इक्वल टू 4700 करोड़ रुपया शादी के बीच में इसके अकाउंट में पहुंच गया। राइट सर। शादी का खर्चा कितना? पैसा कितना पहुंचा? 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कमा लिया, शादी फ्री कर ली, और हम सबने 100 रुपए का शगुन भी दे दिया। आप में से किसके घर पर शादी का कार्ड आया?
मैं सिर्फ इतना सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी ही नेटवर्क की ताकत को यूज में ले लेके ये लोग करोड़पति अरबपति बनते चले जा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोड कर देता हूं, अगर ये 4000 करोड़ का टर्नओवर आप लोग आरसीएम का करते थे तो आरसीएम उसका 40% पैसा हम लोगों को बांटती, जो होता है 1600 करोड़ रुपया। और अगर 1600 करोड़ रुपया हमारे परिवारों में बंटता तो बताइए हमारे बच्चे की जिंदगी में खुशियां आती नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस खुशियों को छोड़ दिया और सब पैसा इकट्ठा करके एक करोड़पति के घर में और पहुंचा दिया कि तू पैसे वाला और बन। इसलिए कहावत बनी कि पैसे वाला हमेशा पैसे वाला बनता जाता है और गरीब गरीब का गरीब रह जाता है। कारण क्योंकि वो डिसीजन लेना नहीं जानता, वो डिसीजन के ऊपर काम करना नहीं जानता और वो हमेशा लोगों की तारीफ करता है। उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, खुद को भी तो देखो। यस। कब तक करेंगे ये काम? कब तक अपनी ताकत से लोगों के घरों में आप खुशियां पहुंचाते रहोगे? मुझे ये बताओ सर। एनर्जी हमारी, ताकत हमारी, पावर हमारी, मेहनत हमारी, खून हमारा, पसीना हमारा, टाइम हमारा, मजे कोई और ले रहा है। और उससे बड़ी बात, अंबानी का बेटा क्या करेगा आप लोगों को पता है, शाहरुख खान का बेटा क्या करेगा आप लोगों को पता है, यहाँ के सीएम साहब का बेटा क्या करेगा आप लोगों को पता है तो, और नहीं है तो अखिलेश यादव जी का बेटा क्या करेगा ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन हमारा खुद का बेटा क्या करेगा, कंफ्यूज है हम सब। पूछ के देख लो, आपको खुद को नहीं पता बेटे को क्या बनाना है। अपनी पावर को पहचानो और इसको इकट्ठा करके किसी और की जिंदगी बनाने की बजाय अपनी जिंदगी। ये हो गई पैसे वालों की बात जो राय। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम तो वो लोग हैं सर, कार भी खरीदने जाते हैं तो पहले पड़ोसी से पूछते हैं कि तेरी कितना एवरेज देती है। मोटरसाइकिल भी खरीदने जाते हैं तो पड़ोसी से पूछते हैं तेरी कितनी किस्तें आती है। अरे हम तो बोलो को मोटरसाइकिल छोड़ो साहब, मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो पड़ोसी से पूछते तेरा कैमरा साफ है कि नहीं है नहीं। हम वो लोग हैं जिंदगी के अंदर कोई भी काम करते हैं उससे पहले सबसे राय लेते हैं। हम तो इतने ज्यादा हैं और हमारी लेडीज तो इतनी इंटेलिजेंट है कि साड़ी भी खरीदती है तो पहले पड़ोस वाली भाभी से पूछती है कि कौन सी दुकान से साड़ी लेकर आए। सही गलत है? आपकी मेहनत और आपकी ताकत से ये लोगों की जिंदगी बन रही है। सेकंड थॉट, राय लेना बंद कर दीजिए और अपना काम चालू कर दीजिए। मीटिंग के तुरंत बाद यहां से बाहर निकलोगे और बाहर निकलते ही आप अपने जो आपको इन्वाइट करा ना जिसने, उससे राय लोगे। तेरे समझ में आया क्या? तू क्या बोलता है, करें कि नहीं करेंगे? अगर तू बोलेगा तो आरसीएम करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये राय लेना बंद कर दीजिए। याद रखिए, कमिटमेंट के साथ मैदान में उतरोगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम भी 24 साल से लगे हुए, हम पागल नहीं है। समझ आ गई सर? यस। तीसरा काम, टाइम। दोस्तों, ये लोग अपने कभी टाइम को बर्बाद नहीं करते, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। हर बड़ा आदमी अपने टाइम को बर्बाद करते हुए नहीं मिलेगा। हम लोग अपने टाइम को किल ज्यादा करते हैं। आप इंडियन आंकड़े उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान का 80% आदमी अपने टोटल करियर का बहुत बड़ा टाइम बर्बाद करता है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, यूनिवर्सल रिपोर्ट है। यूनिवर्सल रिपोर्ट ये बोल रही है कि एक आम आदमी इंडिया के अंदर 4 से 5 घंटे फालतू की बातों के ऊपर खराब करता है। चाहे वो राजनीति में चर्चा हो, चाहे वो किसी पिक्चर को लेके चर्चा हो, चाहे वो पड़ोस को लेके चर्चा हो, चाहे वो सड़क को लेके चर्चा हो, चाहे वो गांव को लेके चर्चा हो, चाहे गांव की मुखिया को लेके चर्चा हो, चाहे किसी की शादी को लेके चर्चा हो, या शादी में कोई सूट को लेकर चर्चा हो, या सब्जी वाले को लेकर चर्चा हो, नमक को लेकर चर्चा हो, खाने को लेकर चर्चा हो। किसी भी बात को आप पकड़ लो, हम छोटी सी बात के अंदर 1 से 1.5 घंटा देते ही देते हैं। राइट सर? और कोई भी बड़ा आदमी अपने टाइम को किल नहीं करता। ये तीनों चीजें आरसीएम ने आज से 24 साल पहले इन करोड़पतियों की जिंदगी से निकाली और एक आम आदमी की जिंदगी में लॉन्च कर दी। और उनको ये कहा कि तीनों काम करके अगर ये 20% लोग करोड़पति बन सकते हैं, इट मींस आप भी बन सकते हैं।
राइट। लेकिन हमने क्या किया, हमने अच्छा ही ढूंढने की बजाय इसमें कमियां ढूंढने का काम चालू कर दिया, जो हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि पॉजिटिविटी को समझाने में पसीना आता है, नेगेटिविटी आसानी से समझ में आती है। यस। आपको पॉजिटिव बात समझाने में मुझे 4 घंटे लग सकते हैं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से कितने लोगों को स्कूल के अंदर सिगरेट पीना सिखाया गया? किसी को नहीं। क्लास लगती थी स्कूल में कि कल सिगरेट पीने की क्लास है? नो। हैं? किसने सिखाया? पिताजी और माताजी कह कह के मर गए, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, समझ में नहीं आएगी। दोस्त ने एक बार बोला, खींच कर देख मजा आ जाएगा। अरे अल्लाह, सही नहीं गलत है? नेगेटिविटी बहुत जल्दी समझ में आती है, ये फैक्ट है, इसको समझाना नहीं पड़ता। ये 1500 की हो चाहे 5000 की हो, दुकान वाले को जाकर बोलते हैं लोग, सबसे शानदार वाली दियो जो मस्त जहर हो, ऐसा दियो कि अंदर जाके मस्त जला दे। तू भले 5000 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लेकिन एक दूध वाला आपके सामने गाय का दूध निकाल के आपको दे रहा है, फिर भी उससे सवाल करते हैं कहीं पानी तो नहीं मिला। नेगेटिविटी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दुनिया का सबसे टिपिकल काम यही है, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को खींच के अपने आप को पॉजिटिव रखना, और वो करता है ये माहौल जिसमें हम आना नहीं चाहते, जिसमें हम रहना नहीं चाहते। जिस माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे। एक टापू है, एक टापू, ये टापू है, ये टापू समुद्र के बीच में है। मैंने कुछ नहीं किया, हेलीकॉप्टर के अंदर, एक हवाई जहाज के अंदर सब आदमी को इकट्ठा किया। उसमें दारू पीने वाले भी हैं, सिगरेट पीने वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, राइट सर? और इन सबको मिक्सअप करके मैंने इस टापू पे छोड़ दिया। मैं 6 महीने बाद गया। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। मैं गारंटी देता हूँ, चेक कर लेना, दारू पीने वाले इस कोने में इकट्ठे मिल जाएंगे सारे, सिगरेट पीने वालों का ग्रुप अलग होगा, डॉक्टर अलग, इंजीनियर बैठे होंगे, इंजीनियर की अलग दुकान चल रही होगी, सब अपना अपना ग्रुप को ढूंढ लेते हैं। यस। हकीकत है। इसलिए इसको ढूंढना, नेगेटिविटी को अपने हिसाब से लोग ढूंढ लेंगे, और पॉजिटिव आप रहना चाहते हो तो अपने आप ढूंढ लोगे, राइट सर? राइट सर। यही चीज थी दोस्तों, 3 कारणों से लोग करोड़पति बने। सिमिलर थॉट मेरी फैमिली के अंदर, मेरे फादर को चीज समझ में आ गई। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे दादाजी रेत मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पे रहा करता था राजस्थान के अंदर। आई बिलोंग्स टू विजयनगर, जो भिलवाड़ा से लगभग 60-70 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप अगर ऑन रोड कभी जयपुर से निकलेंगे तो आपको बीच में मिल जाएगा, राइट सर? वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी उस जमाने में मजदूरी का काम करते थे। हमारे पास न खेत थे, न खलियान थे, न जमीन थी, न जायदाद थी, न प्रॉपर्टी थी, कुछ नहीं था। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि हमारे घर के अंदर गैस नहीं हुआ करती थी, चूल्हा हुआ करता था। और जो गाय सड़क के ऊपर गोबर कर देती है, चलती सड़क पर जो गोबर कर देती है, मेरे पिताजी छोटी सी उम्र में उस गोबर को इकट्ठा करके घर लाते थे, और उसके वो उपले बना के दीवार पे चिपका देते थे, और उससे हमारे घर का चूल्हा जलता था 2 दिन बाद सूखने के बाद। हालात इतने ज़्यादा खराब थे। हमारे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी। मेरी मदर उस समय, हमारे घर में जो आटा होता था वो किसी
बक्से में नहीं रहा करता था, एक छोटी सी कटोरी के अंदर बच जाता था, तो इतना ही आटा होता था, उसे कटोरी में जितना आ जाए वो आटा बच जाता था। शाम को अगर कमाई हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उस आटे से काम चलाओ। उससे नहीं चलता था तो पड़ोस वाले अंकल या आंटी से हमेशा मांगा करते थे कि थोड़ा आटा दे दो, थोड़े चावल दे दो या थोड़ी दाल दे दो, जो आज का खाना बन जाए। वो दौर देखा है हम लोगों ने। उस कमरे के अंदर तो मेरे परिवार ने पूरा वक्त निकाला। मेरे फादर ने छोटी सी उम्र के अंदर कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था। वो 13-14 साल की उम्र के अंदर बाल्टी में कचौरी रख के सरकारी दफ्तरों में जा के बेचा करते थे, क्योंकि वो पैसा था नहीं, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। राइट सर। और कचौरी बेच बेच के उनको वहाँ पे विजयनगर के अंदर एक सरकारी स्कूल है जिसके खाकी रंग की तो पैंट चला करती थी, व्हाइट शर्ट चला करता था, वहाँ पे उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया। स्कूल से निकले मेरे फादर तो अजमेर चले गए। अजमेर का नाम जानते हैं आप लोग? अजमेर में कॉलेज है डीएवी कॉलेज, सर्च करना मिल जाएगा। डीएवी कॉलेज में मेरे फादर ने एडमिशन लिया और कॉलेज के अंदर वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई चालू करी। शुरू के 1.5 साल मेरे फादर कचौरी की दुकान में सोते थे और वहाँ लोगों को कचौरी पकड़ाते थे और सुबह कॉलेज जाते थे। कॉलेज से आने के बाद वो कचौरी पकड़ाने का काम करते थे। उनके हमेशा नीचे तो वो पहनते थे, वो कपड़ा बांधते हैं ना, वो कपड़ा लपेटते थे, बनियान होता था, यहाँ पे एक वो गमछा सा लटका रहता था, वो टेबलें साफ करते थे ऐसे। हाँ साहब कितनी कचौरी? वो बोलता था 2 कचौरी लेके आवे। पिताजी 2 कचौरी पकड़ाते थे, फिर अगले दिन कॉलेज जाते थे। ऐसे मेरे फादर ने 1.5 साल निकाला। उनके बचपन का दोस्त उनको बोला करता था कि यार ओम ओपी शर्मा का जो फुल नाम था ओम प्रकाश शर्मा, तो ओम तू एक काम कर, मेरे साथ मेरे कमरे में रहा कर। तो मेरे पिताजी उनके साथ कमरे में रहना चालू कर दिया। बड़ा उसने बोला तो जबरदस्ती वो कमरे में चले गए। किराया नहीं देते थे, पापा ने साफ मना कर दिया, मैं किराया नहीं दे सकता, तेरे को रखना है तो रख, नहीं तो मैं तो चला ढाबे में। बोले कोई बात नहीं, तू आ जा। अजमेर के अंदर एक कमरा किराए पे ले रखा था उनके दोस्त ने, और पिताजी उसी के साथ उसी कमरे में रहते थे वहीं पर, और दोनों वहां रह के पढ़ाई करते थे। मेरे फादर रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। उस समय टैबलेट चला करती थी नींद नहीं आने की। क्या बोला मैं? नींद नहीं आने की टैबलेट खा के वो पढ़ाई करते थे। और जैसे वो कॉलेज से निकले, कॉलेज से निकल के मेरे फादर सीधे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वलेंट टू IAS ऑफिसर। और उस जमाने में मेरे फादर की सैलरी हो गई थी 25,000 रुपया महीना। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के हेड बन गए थे और उनको उस सैलरी के अलावा जो फैसिलिटी मिली थी वो बता देता हूँ। एक एम्बेसडर कार सरकारी, उस कार के ऊपर एक लाल बत्ती, एक ड्राइवर, आलीशान बंगला, और साथ में बंगले में के साथ चपड़ासी, और हर उनके ऑफिस के अंदर AC लगे हुए हुआ करते थे। AC के बाहर में से चपड़ासी और सेक्रेटरी बैठा रहा करता था। हेलो, जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। एक चपड़ासी एक बेलदार का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया, 25,000 सैलरी हो गई। पावर इतनी ज्यादा हाथ में आ गई, किसी भी कोऑपरेटिव मिल को बंद करा सकते थे। उनसे मिलना आसान काम नहीं था। मंत्री लोगों को भी एक बार मिलने के लिए पूछना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, क्योंकि उनकी रैंक बहुत ज्यादा हाई थी, बहुत ज्यादा हाई थी। वहां पहुंच गए थे। और उस जमाने में 25,000 रुपया, मैं समझता हूं आज के 2.5 से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब के बराबर है। राइट सर? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हेलो, अगर ऐसी नौकरी आप लोगों को मिल जाए इस फैसिलिटी के साथ तो कैसा लगेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? और हर आदमी यही सपना देखता है कि उसको मिले। राइट सर? है या नहीं? यस सर। बस यही कारण है, यही हमारी जिंदगी का सफलता का सबसे बड़ा कारण है। मेरे फादर को ये सब कुछ मिलने के बाद भी वो हमेशा बोला करते थे मजा नहीं आ रहा। तो मेरी मदर पूछा करती थी मजा नहीं आ रहा, इससे बड़ा मजा क्या होता है? आपको सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी गाड़ी मिल गई, लाइफ स्टाइल बदल गई, 25,000 सैलरी मिलती है, और क्या चाहिए आपको? तो मेरे फादर बोलते थे नहीं, इससे भी बड़ा करना चाहता हूं। इससे बड़ा क्या? जब मेरे फादर ने एक बात मेरे को बोली थी और मेरी मदर को बोली थी, हम छोटे थे, समझ में सब आता था। मेरे फादर ने बोला था अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी के अंदर, वो लाइन बहुत अच्छी लगती है और मैं शायद उसी लाइन पर काम करता हूँ, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेच के 25,000 महीना पहुंच सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है।
वो अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन आज के तारीख में अगर मैं आपको मुझे पूछूं कि आपको ऐसी नौकरी मिल जाए तो आप में से 80% लोग बोलेंगे मजा आ जाएगा। राइट सर? हेलो, मजा कैसे आएगा मुझे ये समझा दो। हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण ही यही। मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, मजा कैसे आएगा? मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट जॉब को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने और मेरे परिवार ने महसूस किया। समझना आपका काम है, ठीक है सर? यस सर। 25,000 रुपया महीना सैलरी मिलती थी जो घर के खर्चों में चली जाती थी। राइट सर? हेलो, यस सर। पूरे हिंदुस्तान में मेरे को एक आदमी लाके बता दीजिए जो 25,000 रुपया महीना कमाता हो पर मंथ और उसने अपने बैंक का बैलेंस 2 करोड़ कर लिया हो। नो, नहीं है। नहीं है ना। मतलब सैलरी घर के खर्चों में खत्म। पूरी जिंदगी 60 साल नौकरी करोगे, रिटायर के समय सरकार आपको देगी 70 लाख रुपए। अब तो पेंशन भी खत्म हो चुकी है। राइट सर? यस सर। 70 लाख में से 50 लाख आदमी खर्च करता है अपने मकान को बनाने में या उसकी किस्तें चुकाने में। 10 लाख वो खर्च करता है अपनी बेटी की शादी में या उसकी उधारी चुकाने में, और 10 लाख वो खर्च करता है अपने बेटे की पढ़ाई में या शादी में या उसकी उधारी चुकाने में। राइट सर? 65 साल की उम्र तक आते आते, एवरेज बता रहा हूं एक नॉर्मल कैलकुलेशन समझने के लिए, 65 साल की उम्र में आते आते ये टोटल पैसा खत्म हो जाता है और इस आदमी का जो बैंक बैलेंस होता है वो हो जाता है मुर्गी का अंडा। तो मेरे को इतना समझा दो कि 65-60 साल सरकारी नौकरी करने के बाद अगर 65 साल की उम्र में मेरा बैंक बैलेंस 0 हो रहा है तो सरकारी नौकरी बेहतर कैसे होगी? मुझे यह समझा दो कि सरकारी नौकरी करने वाले जितने लोग हैं जब रिटायर होंगे क्या उस ऑफिस से कुर्सी उठा के ला सकते हैं क्या? एक पेन उठा के ला सकते हैं क्या? तो सरकारी नौकरी बेहतर कैसे होगी? मुझे इतना समझा दो, 65 साल आप किसी भी पोस्ट पे रहे हो और 65 साल नौकरी करने के बाद अगर आपके बेटे को वो नौकरी नहीं मिल रही है तो सरकारी नौकरी बेहतर कैसे हो गई? मुझे तो ये समझा दो। लगे पड़े नौकर बनने के लिए कि नौकर बना दो, नौकर बना दो, नौकर बना दो, सरकारी दामाद बना दो, दामाद बना दो, दामाद बना दो। ये हालात है मार्केट के अंदर इस समय। हर आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। आखिर क्यों? 65 साल की उम्र में जब ये बूढ़ा हो जाता है और इसका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है और ये अपनी बहू को बोलता है बहू एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोलती कोने में चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी। अपने बेटे को जाकर बोलता है बेटा पूरी जिंदगी नौकरी करी, बुढ़ापा आ गया, बैंक बैलेंस 0 हो गया, एक काम कर मेरे 5,000 रुपए की दवाइयां आती है, ये दवाई लेके आ जा। तो बेटा बोलता है पापा दवाइयां लूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, पैसे नहीं है, ये पकड़ो 500 रुपए, जितनी आती है दवाई खा लेना, लिया ना अगले महीने देखेंगे। ये हालात हो जाते हैं उसके। डरता है कि अपने बेटे और अपनी बहू को किस मुंह से बोले कि मेरी चप्पलें फट गई है, मुझे चप्पलें दिखा दो, मेरे कपड़े फट गए, मुझे कपड़े लाने पैसे दे दो। ये हालात है हमारे वहां तो ऐसे होता है, मुझे यहाँ का नहीं पता। इधर भी यही है। पूरी जिंदगी किसी भी पोस्ट पर आप खड़े हो जाओ, चाहे आप IAS बन जाओ और चाहे आप एक चपड़ासी बन जाओ, अगर पूरी लाइफ में करने के बाद 65 साल में रिटायर के बाद अगर मेरी ये जिंदगी होने वाली है तो मेरे को इतना समझा दो मेरे भाई, सरकारी नौकरी बेहतर कैसे हो गई? मुझे तो ये समझा दो बस। क्या स्टेप नहीं है हमारी बुढ़ापे की? पूरी जिंदगी काम करने के बाद अगर बुढ़ापे में मुझे ऐसे हाथ फैलाना पड़े अपने बेटे के सामने और बेटा 2 मिनट के अंदर बेइज्जती कर दे, ये देती है सरकारी नौकरी? पैंसठ साल की उम्र में जब ये आदमी घर में बैठा बैठा फिर माला जपता है, राम 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 राम, ये बोलता तो राम राम है पर मुंह से निकलता है राम राम। मैंने देखे हैं सर ऐसे बहुत से बूढ़े लोगों को देखा है रोते हुए,
जो आज घर के कोने में बैठ के रो रहे हैं, पूरी जिंदगी काम करने के बाद उनको कोई पूछने वाला तक नहीं है। उनके घर के अंदर इज्जत इतनी खराब हो चुकी है कि उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। मेरे को यहाँ का नहीं पता, मेरे दोस्त हमारे वहाँ ऐसा होता है इसलिए बता रहा हूं। और 65 साल की उम्र में जब ये किसी काम का नहीं होता तो एक RCM का डिस्ट्रीब्यूटर इसके पास जाके बोलता है, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, पूरी जिंदगी मेहनत करी, बुढ़ापे के अंदर ये हालत हो गई। तो बोले अंकल 5 साल मेरे साथ वापस काम पर लग जाओ। एक तरफ आपकी 65 साल की नौकरी और दूसरी तरफ मुझे 5 साल और दे दो अंकल, आप भगवान की कसम आपकी घर में आपकी इज्जत बना दूंगा। बोला कैसे? आ जाओ। यस 5 साल काम करेगा और जब ये 5 साल काम करता है और जैसे इसको टेक्निकल बोनस की इनकम आती है, महीने की 50,000 रुपया इसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो इसकी बहू बोलती है, आहा एक काम करो, सबसे पहले पिताजी को चाय पिलाओ। कि ऐसा तो नहीं कि पिताजी को चाय की कमी हो जाए, रोटी की कमी हो जाए, उनके कमरे का AC ऑन करके आओ तो गर्मी लग रही होगी, नमकीन भी जाएगी। देखो एक बहू तो बोल ही गई कि नमकीन भी जाएगी। पैंसठ साल की उम्र के अंदर इसकी इज्जत चालू हो जाती है, कारण अकाउंट में पैसा आने लग जाता है, इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ती है। और याद रखो दोस्तों, ये पैसा जब तक ये पैसा आता है, इसके बहू और इसकी बेटी पूरी जिंदगी इसकी सेवा करते हैं, इसके आगे पीछे घूमते हैं। और जब ये दुनिया से पूछ करता है तो एक बात बोल के पूछ करता है, बेटा मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, अब एक काम कर, ये ID तू रख और तू मजे कर, आगे की जिंदगी तू जी मस्ती से, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, अब ये तेरे अकाउंट में आता रहेगा। हेलो, साले रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। मैंने क्यों छोड़ी थी सरकारी नौकरी? इसलिए छोड़ी थी मैंने कि मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी थी जो मेरे फादर ने जी। उसी समय RCM बिजनेस आया सन 2000 के अंदर। एक आदमी भिलवाड़ा से चलकर आया कि सर RCM ज्वाइन कर लो। उस समय 5 पेंटें आया करती थी मेरे भाई, 5 पेंटें, और एक ब्लू रंग का कागज गद्दिया किट आया करता था, एक ब्लू रंग की किताब आया करती थी। जो रवि शर्मा आपके सामने खड़ा है ना, अपनी बहनों के साथ जमीन पे बैठ के वो 5 पेंटें पैक करता था। मैंने से पूछा, आप लोग कुछ पूछ रहे हैं? तो उस समय पिकअप सेंटर नहीं होते थे, उस समय RD सिस्टम चला करते थे। 25,000 रुपए में RD मिला करती थी 25 किट के साथ। और पहला पिकअप सेंटर जो आज बोला जाता है वो RD मेरे घर में खुली थी, और जिसका नाम था PK डिस्ट्रीब्यूटर। P मतलब पारस देवी और K मतलब किरण राठी, वाइफ ऑफ कदम सिंह राठी। किसी को कागज देखनी हो तो मिल लेना, आज भी पड़े। पिताजी ऑफिस से आते थे, वो 5 पेंटें उठाते थे, कंपनी का टर्नओवर 0। पूरी कॉलोनी में RCM बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, पिताजी ने रुकने का नाम नहीं लिया। मेरी मदर पूछती थी इतने पागल क्यों हो? बोले बस। उनकी वो बातें डायरी में आज भी लिखी हुई है, किसी को डायरी चाहिए तो ले लेना। सन 2001 में लिख दी थी उन्होंने बातें जो आज हो रही है। उन्होंने कहा था एक दिन ऑनलाइन बिजनेस चलेगा, एक दिन प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाएगी, एक दिन आने वाले समय के अंदर इतने लोग होंगे। एक के एक बात उनकी उस जमाने में लिखी हुई मेरे पास आज भी बड़ी पढ़ता हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपको पहले ही पता लग गई थी बातें? वो बोलते थे इस बिजनेस में कभी रिसेशन नहीं आएगा। मैं पूछा, मेरी मम्मी पूछती थी क्यों? बोले दुनिया में रिसेशन वहां पर आता है जहां पर जहां पर लोन होता है, कर्जा होता है। ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है, आदमी कितना भी बड़ा रिसेशन आ जाए 2 काम कभी नहीं छोड़ेगा मेरे भाई, कपड़े पहनना और राशन खाना, और ये दोनों काम RCM करता है। अपने दोस्त के पास गए, वहां से सीधा 250 किलोमीटर दूर जाके अपने बचपन का दोस्त जो कॉलेज में उनके साथ था उसको जाके बोला RCM ज्वाइन कर। दोस्त बोला 5 दिन बाद आना। 5 दिन बाद फिर पहुंच गया, लेने आ गया, फॉर्म साइन कर। दोस्त बोला 4 दिन बाद आना। पिताजी 4 दिन बाद फिर पहुंच गए, साइन कर।
बोले 6 दिन बाद आना, साइन कर। कमिटमेंट देखो, जिस डेट पे बोला उस डेट पे वो पहुंच जाया करते थे। और 3 चक्कर कटवाने के बाद चौथी बार उस आदमी ने वो फॉर्म साइन किया, और उसके बाद वो मेरे पिताजी ने उसका शटर डाउन किया, उसको वहां से उठाया और जबरदस्ती मार्केट में लेके लोगों से मिलवाने के लिए लेके गए कि मुझे लोगों से मिला, मिल के ज्वाइनिंग निकालते गए। आज वो उनका बचपन का दोस्त और कोई नहीं है। आप में से अधिकतर लोग उनको जानते हैं। उनका नाम है मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़, जो इस बिजनेस के डायरेक्टर हैं। राइट, रुके नहीं, थके नहीं। 1 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने हाथ से ड्राइव करके तोड़ दी। गाड़ी का नंबर नोट कर लेना, RJ 14 5C 1805 मारुति 800। न सोने का पता, न खाने का पता। एक ऑफिसर जो किसी जमाने में इसी कैबिन में बैठा करता था, वो भैंसों के तबेले में जाके सो रहा है। जुनून इसे बोलते हैं। अक्सर मेरी मदर पूछा करती थी, इतना जुनून लोग मना करते हैं, आपको असर नहीं होता क्या? बोले नहीं, जितने लोग मुझे मना करते हैं उतनी मेरी एनर्जी बढ़ती है काम करने की। वो पिक्चर देखी है ना आपने? वो अभी रिसेंटली एक मूवी थी, मैं कहीं तो देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। झुकेगा नहीं। बस वही प्रॉब्लम था उनके साथ, वो भी ऐसे ही। और वो चलते गए। काम करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर आर्थिक अभियान में बहुत बड़े लेवल पे जाना है, नोट कर लेना, अपनी दोनों लेगों को दोनों बच्चों की तरह प्यार करना, और सबसे पहले अपनी एक लेग को ऑटो मोड पे लाके खड़ा कर देना। यस, सबसे बेस्ट तरीका, अपनी एक टांग को इतना मजबूत कर दो कि आपको उसमें जागने की जरूरत ना पड़े। हम कंफ्यूज क्या होते हैं जब हम आधे इधर क्या फर्क पड़ता है? 1 साल पैसा नहीं आया तो क्या हो जाएगा, है जी? उन्होंने अपनी एक टांग को इतना मजबूत कर दिया, जिस टांग को पहुंचा दिया उन्होंने 3 करोड़ उस जमाने में। फिर पकड़ा इधर से दूसरी टांग को, जिसमें आपके वत्स साहब को जाके आरसीएम बताया, वत्स साहब के थ्रू उन्होंने फिर ये जितने भी आपके बड़े बड़े लीडर्स से मेरे घर में आते थे, छोटे छोटे थे उस समय, ये भी सारे मैं तो देखता था ना सबको, मिस्टर वत्स साहब, विजय जी, आया शुक्री जी, बलवान जी, राकेश शर्मा, ये सब मेरे घर पर आते थे, वहां से बिलवड़ा जाते थे। सबको देखा हुआ है मैंने अच्छे से, ढंग से। मेरे से कुछ चीजें छुपी हुई नहीं है। इन सब के साथ काम चालू किया, दूसरे लेग को मजबूत किया, और जिसका नतीजा है काम करने का जुनून और उनका वो पागलपन। पिछले 24 साल के इतिहास का आदमी दुनिया में नहीं है, गौर करना, आदमी दुनिया में नहीं है, पर उनकी पिन को आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सकता। यस, जुनून का एक अलग सा जुनून, और वही जुनून साला मेरे अंदर है। आग लगती है मेरे को भयंकर। मेरे को लोग बोलते हैं आप इतनी महंगी गाड़ी उठा के आ गए थे, जौनपुर आ गया पिछली बार इस कार को लेके। मैंने कहा खरीदी किसके लिए? मैंने कहा टीम के लिए खरीदी, सारा टीम में दौड़ूंगा इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी 2 BMW और सही, 4 और सही, क्योंकि मेरा टीम अपने जुनून को अपना हथियार बना लो और संघर्ष को अपना कहना। अपने जुनून को अपना हथियार बना लो और अपने संघर्ष को अपना कहना, और कसम खा के उतर जाओ मार्केट में। साला जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक इस बिजनेस के लेवल को अचीव न कर लूं, क्योंकि मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकोगे तो खुद अपने आप को रोकोगे, रुकना मत। आज मेरे से पूछो मेरे पास क्या नहीं है। सबसे पहले तो आपको बिजनेस की 4 बता देता हूं मेरी, जिससे उसके बाद आगे बताऊंगा आगे क्या इस बिजनेस से मेरे पास है, क्या नहीं है। हेलो, यस, नींद तो नहीं आ रही? दो लेके हैं मेरी भी। एक लेग डायमंड मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी, दूसरी लेग डायमंड मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़।
30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख को फिर चालू होता है, राइट सर? यस सर। 7 बजे पर्ल, 9 बजे स्टार पर्ल, 11 बजे एमरल्ड, 12 साढ़े 12 बजे स्टार एमरल्ड, दिन में 2 बजे रूबी, शाम को 4 बजे स्टार रूबी। एक दिन का बिजनेस है ये। और इस महीने मैंने आज इस महीने की बात करूं तो 5 तारीख को सफायर क्रॉस कर गया था, 1 तारीख को। ग्रेट सर, ग्रेट। सफायर का मतलब जानते हो? नहीं जानते? बताऊं? 5 करोड़ 10 करोड़ की सेल एक दिन की, वो भी 4:30 बजे तक। अभी तो रात को बाकी है। आरसीएम का 85% बिजनेस मेरे ग्रुप का है। उसके बाद भी ये रवि शर्मा घर में नहीं बैठता। एक आदमी के लिए बुलाओगे ना साला 1000 किलोमीटर दूर से आ जाऊंगा। क्या बात है। यस यस। जुनून मेरे पिन लेवल से अलग है। मैं कभी भी अपनी इनकम और अपने पिन लेवल को अपने सर पे हावी नहीं होने देता, क्योंकि मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म कर्म करने के लिए हुआ। अपनी टीम के लिए मैं करता रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी करे। अपने को तो जो साधन मिलता है उस पर रवाना हो जाते हैं, चाहे बैलगाड़ी मिले, चाहे घोड़ा मिले, चाहे कार मिले, चाहे बोगी मिले, चाहे मोटरसाइकिल मिले, चाहे साइकिल मिले। ये रवि शर्मा चालू खत्म, क्योंकि मेरा लक्ष्य पहुंचना है। हेलो, ये जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए। इसलिए अगर आपको इस आरसीएम के अंदर सफलता पानी है तो एक बात हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचना कैसे होगा। आज अगर आपको इम्प्रेस होते हो आप लोग अगर पैसे से, अगर आपको लगता है कि पैसा क्या आता है उससे इम्प्रेस होते हो, तो बता देता हूँ कि मैं 6 लाख तो महीने का जीएसटी भरता हूँ मात्र। कैलकुलेशन लगाते रहना। अगर आप कारों से इंप्रेस होते हो तो मेरे पास इंडिया की टॉप मोस्ट सारी कारें हैं। आई हैव ए BMW 1822, 2 गाड़ियां मेरे पास भी है। मर्सिडीज मेरे पास है, आउडी मेरे पास है, स्कॉडा मेरे पास है, किया मेरे पास है, फोर्ड मेरे पास है, एक्टिवा मेरे पास है, साइकिल भी मेरे पास है, और सबका एक ही नंबर है 5654। बाहर खड़ी चेक कर रहा हूं। अभी रिसेंटली खरीदी 1.5 करोड़ की कार BMW X5 टॉप मॉडल, बाहर खड़ा है, जाके देखते हुए जाना, देख के जाना। ज्यादा महंगी नहीं है, मात्र 1.5 करोड़ की है। टायर उसका 41,000 का ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर एक बार इंश्योरेंस कराते हैं तो 4 लाख रुपए लगता है, ज्यादा नहीं लगता। 4 लाख से इंश्योरेंस होता है उसका, जो आने वाला है। और चलाने वाले 2 लोग हैं, मैं और मेरा ड्राइवर। मेरा ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मैं नहीं भाग सकता इतना, मुझे छोड़ दे, मैं तो तुझे ही रहना चला जाऊंगा। और आश्चर्यचकित आपको एक बात और बताता हूँ, आप लोग हंसेंगे। मेरी आधी से ज्यादा गाड़ियों की बैटरी बैठ गई। मुझे एक आदमी रखना पड़ता है जो बैटरी चार्ज करता है। गाड़ी खरीदना जरूरी नहीं, मजबूरी हो गया। अगर आप गाड़ियों से इंप्रेस होते हो तो ये, इनकम से इंप्रेस होते हो तो ये, अगर बात करते हो प्रॉपर्टी की तो मेरे पास आज प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने जयपुर के अंदर 3 बिल्डिंग एक ही रोड पे खरीदी है। एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है जिसमें आरसीएम का पिकअप सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर, इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर जो अदर एक्सपीरियंस सेंटर से अलग तैयार हो रहा है। 8 तारीख को उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। आप लोगों को खुला इनविटेशन है। अगर नहीं आए तो मेरी लिस्ट में 2 पन्ने हैं जो मैंने डायरी में लिखे हुए हैं, नहीं आने वालों का और आने वालों का नाम। जो नहीं आएंगे उनको भी मैं हिट लिस्ट करूंगा और जो आएंगे उनको लगातार मीटिंगें दूंगा। मैंने पहले ही शेयर किया। और ज्यादा महंगी नहीं है, मेरी एक बिल्डिंग की कॉस्ट है 15 करोड़। ऐसी 3 बिल्डिंगें तो सिर्फ 1 करोड़ पर, बाकी हिसाब लगाते रहना। और उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर बैंक का 1 रुपए का लोन नहीं है।
मेरे बैंक का मैनेजर परेशान है मुझसे। मेरा बैंक का मैनेजर एक दिन मेरे को बुला के बोलता, रवि इधर आ। मैं कहा बोलो, एक बात बता। मैंने कहा पूछो। तेरी उम्र ज्यादा तो नहीं लगती? मैंने कहा नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हो? बोले मैंने मेरी जिंदगी के 35 साल इस बैंक पर नौकरी करी मैनेजर के रूप में। 35 साल के करियर में मैंने लोगों को यहाँ पे अच्छे अच्छे करोड़पतियों को आते हुए देखा है। 35 साल के करियर में मैंने इस बैंक में लोगों को पैसा जमा कराते हुए भी देखा और निकालते हुए भी देखा। मैंने तेरा जैसा भूत आज तक नहीं देखा जो इस बैंक में आता साला निकालता ही निकालता, कभी जमा नहीं करा। और आप आश्चर्य करोगे सर, मेरे को सबसे आखिरी में बुलाता वो बोलता तू पहले आ गया तो बाकी के मेरे ग्राहक रह जाएंगे, तू सबसे एंड में आया गया। ये भी मेरे को प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द आरसीएम। ये मेरी पावर नहीं है, ये आपकी पावर नहीं है। ये पावर ये काम करेगी क्योंकि यहाँ पे नीचे जब बूस्टर लगेगा ना टीम से, बोरवेल को देखा बोरवेल, जब खुदाई होती है तो पानी निकलता है, पहले पिचकारी छूटती है, धीरे धीरे पानी आता है और फिर एक भचका सा आता है जो बोरवेल को पूरी गीली कर देता है। वो ब्लास्ट होता है बाद में, जब तक वो खड्डा ही खोदती रहती है। सिमिलर आरसीएम है, जब तक आपको पानी ना मिले ना खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, और जिस दिन फटेगा ना सारा पानी की बाढ़ आ जाएगी, पैसे की बाढ़ आ जाएगी। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो 4 काम करने हैं। पहला, कभी अपने दिमाग को नेगेटिव मत होने देना। लोग हमला यहां करेंगे, लोग हमला यहां करेंगे। फर्स्ट काम, कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखना, यह आरसीएम इम्तिहान लेता है। आपको नेगेटिव कब करेगा मैं क्लियरली बता देता हूं। यह आपका डायमंड का लक्ष्य है और आपने सफर यहां से चालू किया, आप यहां तक पहुंच रहे हैं और यहां पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। याद रखना इस जगह पे, राइट सर? ये वो जगह है जहां पर आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, यहां पर चैलेंज आएंगे और आप जैसे डायमंड के पास पहुंचोगे तब आपको आरसीएम के नाम से नफरत हो जाएगी। ये नफरत पैदा कर देगा। अरे मत ले आरसीएम का नाम, या कुछ नहीं होता, कोई पिन नहीं आती, कोई इनकम नहीं आती, क्योंकि ऊपर वाला सब आपको चेक कर रहा होता है कि तू भी करोड़पति बनने लायक है या नहीं। हिंदुस्तान के 80% आदमी असफल वो लोग हैं जो इस छोटे से पीरियड के अंदर आके अपने हथियार डाल देते हैं। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि आज मुझे आरसीएम छोड़ना है, उस दिन आप अपना 100% नहीं 200% लगा देना आगे बढ़ने के लिए। वो दिन आपकी जिंदगी का सफलता का दिन है। दूसरा, जब भी आप किसी को आरसीएम बताने जाते हो, कभी ये सोच के आरसीएम मत बताना कि ये हाँ करेगा। आपने अगर ये सोच के आरसीएम बताया कि ये हाँ करेगा, आप नेगेटिव हो जाओगे। हम क्या सोच के जाते हैं, आज 4 आदमी को बताने जा रहा हूं, इन 4 से हाँ करा के रहूंगा, और वो ना कर देते तो दिमाग में नेगेटिविटी आती कि नहीं आती? यार क्या सोचा था, इन 4 ने मना कर दिया यार, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसका उल्टा करो। अब आप ये सोच के जाओ, आज मैं 4 आदमी को बताने जा रहा हूं, ये 4 ही ना करेंगे साले। उसके बाद आप जो खेलोगे ना, वो खुल के खेलोगे, क्योंकि आपके अंदर का डर मर चुका। क्योंकि हमेशा जब आप आरसीएम किसी के साथ बात करते हो, 1% आपको अंदर से घबराहट रहती है, यार ये हाँ करेगा कि नहीं करेगा। वो डर आपको सताता है और उसी वजह से आप लोग हार जाते हो। ये सोच के बताओ ये ना करेगा ही करेगा, और फिर खेल को देखो आप। मैं ये करता हूं, हाँ भाई पता है तू ना करेगा, आजा। मैं पहले ही बोल देता हूँ, उतरो कैसे पता? मुझे सब पता, तू बैठ के सही। जब तुझे नहीं करनी तो अपन बहस कर लेते, तू भी लड़ मैं भी लड़ता हूँ। और जब वो हाँ कर देगा तो आपको पॉजिटिविटी आएगी कि यार क्या सोच कर आए थे, इसने तो हाँ कर दी। उससे में आपका एनर्जी का लेवल उस लेवल से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। या आप चेक कर लेना, ट्राई कर लेना। यस सर, इट्स ए पार्ट ऑफ एलडीपी, लेकिन मैं इसको इसके अंदर ले रहा हूँ क्योंकि मैं एलडीपी करता हूँ, लेकिन बहुत कम करता हूँ, रेयर करता हूँ। किसी दिन मेरी एलडीपी बैठोगे तो फाड़ के रखूंगा।
राइट, अभी आगे बढ़ेंगे। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये काम करना है, इसलिए पहला काम अपने फर्स्ट फ्लोर को नेगेटिव मत होने देना। दूसरा काम कभी कंपनी में शक मत करना। आरसीएम इंडिया की नहीं वर्ल्ड की पहली कंपनी हो चुकी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। तालियां होनी चाहिए एक बार जोरदार। आरसीएम वर्ल्ड की पहली कंपनी हो चुकी है जिसके ऊपर बैंक का 1 रुपये का कर्जा नहीं है। दूसरी बात, आरसीएम वर्ल्ड की पहली कंपनी हो चुकी है जिसके सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर और डिपोज पूरे इंडिया में खुले हुए हैं। आरसीएम वर्ल्ड की पहली कंपनी हो चुकी है जो लगातार अपने प्रोडक्ट्स में ग्रोथ लेके आ रही है। अभी तक पूरे वर्ल्ड वाइड इतने प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं जो आरसीएम के पास है, और वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कल्पना दूसरी कंपनियां कर ही नहीं पा रही, वो आरसीएम के पास है। इसलिए कभी कंपनी पे शक मत करना। राइट सर, ये सेकंड वर्क करना है। तीसरा काम, आपको आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने घर का हिस्सा बनाना है। यहां से जाते ही आरसीएम का सामान अगर आपने परचेज कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो जाते ही सामान खरीदो, दूसरी कंपनी का सामान उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये सामान ही आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। ये सूट आरसीएम का कैसा लग रहा है? ये आरसीएम का सूट है भैया, ऑथेंटिक का सूट है, ये मात्र 2400 रुपए का है। अगर यही सूट मैं किसी शोरूम से लाता तो 15,000 का होता और कमीशन 0। आरसीएम से 2400 रुपए का सूट है, मैंने इसकी सिलाई दे दी, मान लेते हैं 5,500-6 हज़ार का पकड़ लो आप, कंप्लीट 6 हज़ार का सूट है। उसके ऊपर अगर मुझे पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो बताइए महंगा हुआ सस्ता हुआ? सिमिलर विचार, थॉट पॉजिटिव ढूंढो। राइट सर, प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए, याद रखना दोस्तों। और यहाँ पर एक बात और याद रख लेना, अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल देना कि अगर आप आरसीएम नहीं करोगे तो आरसीएम नहीं चलेगी। ये गलतफहमी निकाल देना। आप यहां से अगर नहीं ज्वाइन करके जाओगे, आरसीएम नहीं करोगे, तो अगली मीटिंग में कोई रामलाल फिर आने वाला है, वो कर लेगा। इज इट क्लियर? तीसरा काम, प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। और चौथा काम, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना दो के पीछे पड़ जाओ कि मेरे को मार्केटिंग प्लान देना सिखाइए, घर में होम बिल्डिंग करिए, हफ्ते में कम से कम 3 बार इसका प्लान दिखाइए। आपके यूएलपी स्टार्ट हो चुके हैं, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, लगातार मीटिंग सेमिनार का हिस्सा बनिए, अपनी अपलाइन के इतना पीछे पड़ जाइए कि मेरे को भी बोलना सीखा, मुझे भी प्लान देना सीखा, मेरे को भी कॉपी पेन घिसना सीखा कि किस तरीके से इसमें पैसा आता है, किस तरीके से मुझे काम करना है। ये आपको ना धो के पीछे पड़ जाना है अपनी अपलाइन के। अगर ना सुने तो भी उसके घर जाके बैठ जाओ, तो भी ना सुने तो रात को खाना खाने से पहले बैठ जाओ, तो भी ना सुने तो घर से जाओ मत। इतना डर बिठा दो अपनी अपलाइन के अंदर कि रात को सपने में भी उसको आप ही नजर आनी चाहिए। समझ में आ रही है? क्योंकि सीखने की भूख आपकी होती है। ये काम करना है। चौथा काम, अगर आपको इस स्टैंड ओवर में सफल होना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जितना दूर जाके टीम डेवलप करोगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, और जितना पास से काम करोगे सफलता उतनी दूर जाएगी। राइट? इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है अपने स्टेट को छोड़ दो, अपने बिजनेस को बाहर निकाल दो, बॉटम ड्राइव करना सीख जाओ। जितना ज्यादा बॉटम ड्राइव करोगे उतनी तेजी से सफलता मिलेगी। यही मेरे परिवार ने किया था। मेरे फादर ने बॉटम से बॉटम को ड्राइव करते हुए बिजनेस को बाहर तक फेंक दिया, राजस्थान से उठा के उन्होंने बिहार तक फेंक दिया, और मैंने फेसबुक पे डाला हुआ भी है। यस सर। उनका एक छोटा सा मैसेज मुझे मिल गया था, बस साहब ने भेजा था मेरे को। राइट? तो बॉटम ड्राइव करना आना जरूरी है। ये 4 काम आपको करने हैं दोस्तों। बाकी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए इतना है कि इतना पैसा आएगा परेशान हो जाओगे समेटते समेटते। और इस आरसीएम अभियान ने दोस्तों की जिंदगियों में पैसा तो लाया ही लाया है, पैसे के अलावा वो चीजें लेकर आया जिसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। मैं आज आरसीएम को इतना प्यार क्यों करता हूँ, उसका एक मेजर कारण और भी है, और वो सुनने के बाद आप भी आरसीएम को बहुत प्यार करने लग जाएंगे। और वो कारण है दोस्तों, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे समाज की वो बीमारी है जिसका सॉल्यूशन आज तक न तो कोई सरकार निकाल पाई है और न निकाल पाएगी। उस बीमारी का इलाज आरसीएम में करते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? आपके किस किस के घर में बहन बेटियां हैं? सभी के हैं। भविष्य में शादी भी करोगे ना? मुझे एक चीज का जवाब दे दो, आप सबके घर में आपकी बहन है, बेटी है, आप भविष्य में उनकी शादियां करोगे। मुझे एक चीज बताइए,
कल को आप अपनी बच्ची की शादी करते हो और अगर शादी के तुरंत बाद आपको ये पता चले कि आपकी बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए मारते हैं, पीटते हैं और उसको यहाँ तक कि लोग जान से खत्म भी कर देते हैं, जला देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, उस कंडीशन में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो गया तो क्या करोगे? भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो क्या करोगे? बताइए। मैंने हिंदुस्तान में दोस्तों वो केस देखे हैं जहाँ पे बेटियों को इतना बुरा मारा जाता है, कभी उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, कभी उसके ऊपर गमले फेंक दिए जाते हैं, कभी उसके ऊपर कुर्सियाँ तोड़ दी जाती है, कभी उसको दारू पी के पागलों की तरह मारा जाता है और एक लड़की बेचारी पूरी जिंदगी अपने ससुराल में बैठी बैठी रोती रहती है और वहां पर उसका बाप और उसका भाई रोता रहता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, तलाक करा नहीं सकता और बेटी को घर ला नहीं सकता और पूरी जिंदगी वो लड़की बेचारी माँ बाप, सिर्फ एक माँ बाप के फैसले के कारण बच्ची वहां पे जूते खाती है बहुत बुरे तरीके से और दहेज के लिए उसे मारा जाता है, परेशान किया जाता है। भगवान ने करे आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या कर लोगे आप लोग? कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी भर उस बच्ची की दिल से बद्दुआ निकलेगी। तलाक हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता और तलाक करा भी दोगे तो उस बेचारी की बाकी जिंदगी तो वैसे ही खराब होगी। पहले कुछ उम्मीदें तो थी, अब तो वो भी चली गई। मैंने देखे हैं दोस्तों ऐसे बहुत से केस। और एक बाप की सबसे प्रिय कौन होती है? बेटी। बेटी होती है और आप सब एक बाप हो। और ये समाज में हो रहा है। मुझे यहाँ का तो नहीं पता, हमारे वहां तो हो रहा है। जिस बच्ची को आप इतना प्यार करते हो ना सर, अगर उसकी जिंदगी बनानी है तो ये आरसीए में उसका सोल्यूशन निकाल दिया है। आप बोलो तो बताओ, नहीं तो रहने दूं? रहने दूं? बताऊं? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? कुछ मत करना। जिस बच्ची को आप दिल से प्यार करते हो, जो बच्ची आपके जिगर का टुकड़ा है, जिस बच्ची की आप शादी करोगे, 18 साल की हो जाए उसका फॉर्म लगा देना, उसकी दोनों टांगों में काम चालू कर देना, उसको टेक्निकल बोनस पे पहुंचा देना और उसके बाद उसकी शादी कर देना। और शादी करके उसके ससुराल वालों को इतना सा बोल देना, दहेज में 1 रुपया नहीं देंगे, लड़की दे रहे हैं और लड़की के साथ हर महीने अकाउंट में 70,000 रुपये दे रहे हैं। यस। या तो दहेज ले लो या 70,000 ले लो। महीने का महीने का क्या लेना चाहिए वो लोग? महीने का। जैसे वो लड़की शादी होगी उस घर में कदम रखेगी, उसकी सास उसका सर चूम के पता है क्या बोलेगी? हा, सुना था कि लक्ष्मी आती है तो साक्षात लक्ष्मी आई। उसका खुद का बेटा मतलब उस लड़की का पति महीने का 30,000 कमा रहा होगा, पर आपकी बेटी हर महीने 50,000 कमा के देगी। अब मुझे बताओ, उस बेटी को मारा जाएगा या सीने से लगा के रखा जाएगा? उस बेटी के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे या प्यार किया जाएगा? प्यार किया जाएगा। पूरी जिंदगी वो आपको दुआएं देगी, वाह पापा वाह, क्या आरसीएम किया था। जब भी घर में नाम आता है तो सबसे पहले मेरा आता है, क्योंकि जब भी घर में दिक्कत आती है तो मैं खड़ी रहती हूँ 50,000 के चेक के साथ और मेरी सासू बोलती है वाह वाह, अगर तेरी एक बहन और है, अगर तेरी एक बहन और है तो उसको भी इसी घर में लिया। अब आपको कभी टेंशन होगी इस बच्चे की? क्या हुआ? क्या हो गया? सोच कर देखिए सर, ये जब बातें मैं सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बच्ची इतनी खुश रहेगी। और याद रखना, पूरी जिंदगी उस लड़की पे गलती से भी अगर एक थप्पड़ मार दी तो सीधा 5,000 कम, दूसरा थप्पड़ पड़ा 10,000 कम,
और अगर गलती से कुर्सी फेंक दी, चेक बंद। आपकी बच्ची आपको बहुत दुआएं देगी सर। जिस बीमारी का इलाज पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सका, उसका इलाज आरसीएम में होगा। आरसीएम की दोस्तों, मुझे बड़ा गर्व होता है जब ये बात मैं किसी को बताता हूं, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं जो आरसीएम के अंदर है, जिनका नाम है मिस्टर सत्तूराम पवार, जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और आज से लगभग 24 साल पहले वो सब्जी का ठेला लगाया करते थे, 2000 महीना कमाया करते थे। उन्होंने मेरे कहने पे ये काम अपनी बेटी के साथ किया था। अभी लगभग 3 साल पहले उन्होंने अपनी बच्ची की शादी करी और ये आईडी उन्होंने अपनी बच्ची के नाम करी। जब आईडी बच्ची को दी थी, उस बच्ची का चेक एक महीने का 70,000 रुपए का था। आज उस बच्ची के वो हालात है कि वो बच्ची कार से नीचे कदम नहीं रखती, और ससुराल के अंदर हर फैसले के अंदर उस लड़की से पहले पूछा जाता है। और वो सत्तू जी मेरे पास आके कभी कभी रोने लग जाते हैं कि सर, मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा कि आपके इस आइडिया से आज मेरी बच्ची को जो सुकून और जो प्यार मिल रहा है ना, वहाँ वो तो ये बोलती है, ये प्यार तो हमें मेरे माँ बाप ने भी नहीं दिया जो मुझे सास ससुर दे रहे हैं। ये ताकत किसकी है? इसलिए मेरे भाइयों, उसने या तो एक तरफ वो नेगेटिविटी है जो आपके सामने खड़ी है, और एक तरफ ये विचार और ये भावना है जो आपके सामने खड़े हैं। एक तरफ पूरा आरसीएम की वो ताकत है जो आपके साथ खड़ी है, जो आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपके परिवार को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रही है। और एक तरफ वो नेगेटिव लोग खड़े हैं जो आपको खत्म कर रहे हैं। अरे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंको उन लोगों को जो आपसे 2400 रुपए का सामान नहीं खरीद सकते। वो जिंदगी में क्या आपका साथ देंगे यार? क्या साथ देंगे आपका? इसलिए ऐसे लोग नहीं चाहिए। रहो उनके साथ जो आगे बढ़े, रहो उनके साथ जो जिंदगी में आपको सफलता की ओर लेकर जाए। अरे क्या क्या नहीं देता ये आरसीएम। अच्छे अच्छे करोड़पतियों की बोलती बंद कर देता है ये आरसीएम। घमंड है करोड़पतियों को। राजस्थान में हमारे कुछ करोड़पति को घमंड था कि हम करोड़पति हैं, हाँ हमारा पति है, हमें आरसीएम की क्या जरूरत। मेरे साथ हुआ एक हादसा, जानना चाहते हैं? यस। अरे अच्छे अच्छे करोड़पतियों को अपने जमीन पर लाके पटक दिया। शकल देखते रह गए मेरी कि ये क्या है। मेरी बहन एक परिवार में शादी होकर गई है, बहुत बड़ी फैमिली है। आप लोग चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर। मैंने वैसे फेसबुक पे अपने फोटो डाल रखी है, किसी को देखना तो देख लीजिएगा। बहुत रिच फैमिली में गई है मेरी बहन। लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उन लोगों का। जयपुर में उनका 5 स्टार खुद का होटल है, 4 होटल, जिसमें से एक होटल शिवविलास पैलेस, गूगल में सर्च करना मिल जाएगा आप लोगों को, दिल्ली में, जिसका मिनिमम रूम 38,000 रुपए एक रात का है। और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए। 40 टन के आसपास गोल्ड लगा हुआ उस होटल के अंदर। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है उनके पास। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की ऐसी कोई कार भी है जो उनके पास नहीं है। मेरी बहन की शादी में 2000 अंग्रेज आए थे। और ये सब मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में कुछ लोग ज्यादा कमेंट लिखते हैं ना, फेंक रहा है, उछाल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो भैया फेसबुक देख लो, वहां पे मैंने फोटो भी डाल रखी है और बकायदा वीडियो भी डाल रखा है, उनका वेलकम वीडियो। राइट सर? और होटल का नाम मैं बताता हूँ, खुला बताता हूँ, चेक कर लो। राइट सर? मेरी बहन की शादी हुई और वहां से मेरी बहन की शादी के अंदर कुछ समय बाद, अभी लगभग ये बात 1-1.5 साल पुरानी है, मेरे को बुलाया कि रवि हमारे घर में फंक्शन है, तू आना। मैं मेरी बहन की शादी फंक्शन में चला गया। उन्होंने होटल में फंक्शन रखा था। आप होटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई पैसे वाले का दोस्त कौन होता है? पैसे वाला ही होता है। उनके सारे सर्कल में करोड़पति लोग। मैं भी होटल में चला गया, वहां जाके बैठे, राउंड टेबल पे हम लोग बैठ गए साहब। राउंड टेबल पे बैठ के वहां कुछ पुराने मित्र मिल गए शादी के टाइम के। उनकी उम्र लगभग 50 साल होता है ना, कि वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता, संधि जी को क्या बोलते हैं, बेज। आप क्या संधि जी? हमारे वहाँ बेज ही बोलते हैं, बेज ही, बयान जी।
राइट, जो हम थोड़ा वो राजस्थानी रह गए ना, गढ़ वाले, मतलब मारवाड़ी। हमारे वहाँ ऊँट भी लंबे होते हैं तो मैं भी लंबा हूँ से। तो वहाँ हमारे यहाँ बेजी बोलते हैं। तो वो कुछ रिश्तेदार मिल गए वहाँ पे, और उन्होंने मेरे को दूर से बोला, ओ रवि, मैंने कहा सर, और क्या चल रहा है आजकल? वही समझ गया। मैंने कहा हाँ भाई, बोल अभी भी चल रही है क्या? मैंने कहा चल नहीं उड़ रही है। ठीक है, मैं चला गया। वो लोग मेरे पास आके बैठे, हम लोग एक राउंड टेबल पे बैठ गए सर, और वो बातें कर रहे हैं, आपस में हम लोग बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा पिछले महीने 500 करोड़ का टर्नओवर हुआ, एक बोलता है 700 करोड़ का हुआ, मैंने फैक्ट्री डाली मेरा 800 करोड़ का हुआ। बात मेरे पर है, मुझे बोला रवि ये काम क्यों नहीं करता यार, कोई ढंग का काम कर तू। मैंने कहा मेरे काम में क्या कमी है? बोला अपनी जीजा जी की तरह होटल बना, शानदार बड़े बड़े शोरूम खोल, डायमंड्स के, कारपेट्स के। मैंने कहा यार क्या पूरे जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के हल्दी धनिया मिर्ची बेचता फिरता है। मैंने कहा यार आपको मेरे हल्दी धनिया से क्या प्रॉब्लम हो रही है? बोले कोई इज्जत का काम कर। मैंने कहा बहुत शानदार इज्जत का काम है, कभी क्या आप हमारे कोई प्रोग्राम में आके देखो इज्जत कैसे मिलती है। हमारे यहाँ दोनों तरह की इज्जत देते हैं। आपको जो चाहिए आपके लिए अवेलेबल है। एक्चुअली सर, अब आपको तो पता है ना कि आरसीएम की जब बुराई करने आते हैं तो 2-4 महीने कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। अब वो 3-4 ने आरसीएम की बुराई करी साहब, कोई 15-20 मिनट उन लोगों ने उल्टा सीधा बोला, ये तो ये काम है, ये तो मेंबर बनाने का है, ऐसे कोई होता है क्या? बहुत देर तक मैं सुनता रहा शांति से। अच्छा, आरसीएम वालों की क्वालिटी नोट करना, ये जब तक चुप है तब तक चुप है। और जब ये बोलना चालू करते हैं फिर सामने वाला चुप। तो फिर किसी के पप्पा को नहीं छोड़ते, क्योंकि हम पहले सामने वाले को खाली करते हैं, तो तू पहले उल्टी कर ले, फिर हम चालू होंगे। उन्होंने बहुत बुराई करी सर, मैंने कुछ नहीं किया, करोड़पतियों का घमंड तोड़ने के लिए मैंने एक छोटा सा काम किया। मैंने उनको आरसीएम नहीं बताया, आरसीएम की ताकत समझा दी। मैंने उनसे उनके फ़ोन मांगे कि यार आपने आरसीएम की बुराई करके? बोला हाँ कर ली। मैंने कहा वो फ़ोन दे दो, दे दिए। मैंने मेरा फ़ोन लिया, वेटर को पकड़ाया, वेटर को बोला बाहर चला जा, दरवाज़ा बंद करके। 4 से 6 महीने हम 4-5 लोग इसी कमरे में रहेंगे। अब इस कमरे में ना तो कोई आदमी आएगा ना कोई जानवर आएगा। इस कमरे में 2 चीज़ें आएगी, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना। और 6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चलती है, किसकी बंद होती है। छह महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चलती है और किसकी। उनमें से एक ने मेरे को बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे सारा सैलरी बांटती है, कैसे बात हुई? एक बोलते मेरा तो माल सप्लाई होगा, कैसे होगा? मैंने कहा क्या हो गया, डर गए आप लोग? मैं तो 6 महीने बोला है सर। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हो सकता है। बोले साबित कर। मैंने कहा ये लो। मैंने मेरा फोन मंगाया, पिछले 13 साल का इतिहास बता रहा हूँ मेरा जब भी मैं बिजनेस रिफ्रेश करता हूँ मेरी फिगर कभी एक रहती नहीं है। माइक्रो सेकंड के अंदर मेरी स्लैब बदलती है। राइट सर? यस। वो मेरे पास में है, मैंने रिफ्रेश मारा, रिफ्रेश मारते 50,000 की सेल, रिफ्रेश मारा 60,000 की सेल, रिफ्रेश मारा 70,000 की सेल। वो बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बिजनेस हो रहा मैंने क्या कहा? बिजनेस हो रहा है। और वो मेरी शक्ल देखे, फिर मुझे देखे, फोन को देखे। मैंने फिर रिफ्रेश मार दी, सेल्स सीधी 2.5 लाख। तो ये क्या है? 2.5 लाख का माल भी क्या हो गया? बोले फैक्ट्री क्या है? मैंने कहा नहीं। और वो चारों मेरे को घूर घूर के देखे। दुकान ना खोली, मैं कहीं नहीं खोली। अरे कोई इन्वेस्टमेंट तो किया होगा? मैंने कुछ नहीं किया। बोले ये क्या चल रही है? यही सीएन चल रही है, ये आरसी हो गई। मैंने बोला, मैंने कहा आपको अगर मैं 6 महीने कमरे में बंद कर दूं तो आपका बीपी और टीबी दोनों बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर मैं 6 महीने कमरे में बंद रह गया मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम रवि शर्मा को रोक सकते हो, मेरी टीम को कैसे रोकोगे? नो, यस यस। बोले क्या बकवास है? मैंने कहा यही बकवास है। वो शक्ल देखते रह गए, उनका मुंह लटक गया, चेहरा लटक गया। मैंने कहा जिस दिन समझना हो आ जाना मेरे पास। आप लोग करोड़ों रुपया लगा के भी चैन से नहीं सो सकते, या 0 रुपया लगा के भी चैन से सो रहा हूँ। सोच के देखो धंधा किसका जोरदार है। हाँ जी, धंधा किसका जोरदार है। इस आरसीएम की ताकत को क्या बताऊं मेरे भाई। मैं तो वो पागल आदमी हूँ तो कोई मेरे से दूसरी बात करके तो बता दे, मैं सारे को घुमा के फिर आरसीएम के लिए आता हूँ। मैं इतना पागल हूँ आरसीएम के पीछे। मैंने तो एक बार टीसीजी को जानते हो? यस, कौन है? हम लोगों के मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर है ना। एक बार टीसीजी ने मेरे को बुलाया कंपनी में, रवि कहाँ है? मैंने कहा ये घूम रहा हूँ। बोला जल्दी आ, मैं कहा आया। अब वो टीसीजी को आपने चलते हुए देखा होगा कभी? बहुत तेज चलते हो, ठाक ठाक ठाक। और मैंने कहा वो ऊपर से नीचे आ रहे थे, मैं इधर से यूं जा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले चल चल चल। मैंने कहा चलो 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 चलो। अब उनकी तरह मैं भी भाग रहा। मैंने कहा ये आदमी तो मरवाएगा। मैंने टीसीजी से बोला, मैंने कहा क्या हो क्या गया? अरे यार वो सारा डिपो की गाड़ी नहीं गई यार अभी तक। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोला यार एक बार पता कर लो गाड़ी गई थी नहीं। लगा कर लो। फिर 10 मिनट बाद बोला अरे यार वो पिकअप सेंटर का लफड़ा भी देखना था। मैं कहा देख लो कहाँ बैठे हैं? बोले वहाँ बैठे हैं। मेरा अच्छा। और वो यार वो तुलसी बैंक की फैक्ट्री की विजिट भी करनी है। मैंने कहा हुआ क्या है? अरे रो बैटरी लाना था, वो अभी तक आया पता ही नहीं लगा। और मैंने कहा आपको इतनी टेंशन रहती है? बोले तेरे को क्या लगता है कंपनी चलाना मजाक है? मैंने कहा नहीं आज पता लग गया बहुत टेंशन की है। तो बोले बेटा तेरे को क्या लगता है रवि बहुत मेहनत लगती है? मैंने कहा इतने परेशान रहते हो आप? बोले हाँ मैं इतना परेशान रहता हूँ। मैंने कहा फिर एक काम करो ज्वाइनिंग लगा लो। मैंने कहा आरसीएम ज्वाइन कर। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा दिमाग क्या खराब हो गया? सही बोल रहा हूँ गलत क्या बोल रहे हैं? आप भी तो सबको बोलते हो, मैं भी आपको कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो। और एक तरफ लगाओ सौरभ जी का फोरम, एक तरफ लगाओ प्रियंका जी का फोरम। गारंटी 6 महीने में रोयल्टी पे मैं लाऊंगा। मैं तो वो पागल हूँ, मैं तो कंपनी के मालिक को भी नहीं छोड़ा। और आप बिलीव नहीं हो तो पूछ लेना। और अब भी वो जब किसी प्रोग्राम में मिलते हैं तो मैं उनको आँख मारता हूँ, लगा रहे हो वो मेरे को देख के हंस रहे। ये जुर्म चाहिए आपका। ये मत सोचो कि वो कंपनी के मालिक। और दूसरी बात आप ये सोचो कि उस आदमी ने हमारी सारी जिम्मेदारी ले रखी है, हमें करना क्या है? हल्दी धनिया मिर्ची सर्फ साबुन आटा नमकीन बिस्किट खाना है, बातें तो करनी है। ये भी हम नहीं कर सकते है जी। क्या बताऊं मैं, जितना बताऊं आरसीएम के बारे में उतना कम है। दोस्तों ये नो लिमिट व्यापार है और मैं इस व्यापार में इतना कह सकता हूं एक समय ऐसा आएगा, ओपन चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को, आप खुद इस व्यापार को बंद करना चाहोगे तो नहीं होगा। आप खुद बर्बाद होना चाहोगे तो ये बर्बाद नहीं होने देगा। आज मैं रवि शर्मा बर्बाद होना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए आरसीएम टीम का। मैं चाहकर भी बर्बाद नहीं हो सकता। अब मैं इनको बोलूं भाई आरसीएम छोड़ दोगे क्या आप लोग? नो सर, नो नो। ये लोग इनको BMW X5 चाहिए। जब ये BMW खरीदेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? हेलीकॉप्टर पे। दुनिया के हर व्यापार के अंदर हर नौकरी में गला काट के आगे बढ़ा जाता है। ये आरसीएम पहला ऐसा व्यापार है जहां गले लगा के आगे बढ़ाया जाता है। ये दुनिया का ऐसा व्यापार है जहाँ पे नीचे वाले की घर में कार आती है तो अपलाइन मिठाई बांटती है, और बाहर जब पड़ोस के अंदर कार आती है तो पड़ोसी टीवी फोड़ता है। यस। ये दुनिया का ऐसा व्यापार है जब आपके घरों में पैसा आएगा तो हम लोग यहाँ पे नाचेंगे, और बाहर जब आपके घर के अंदर इनकम आएगी तो पड़ोसी रोएंगे। सब उल्टा है मार्केट से। आप सोच कर देखिए आप इस व्यापार के अंदर है। अरे कितना बताऊं, साला कोरोना वायरस का नाम सुना है आप लोगों ने? हम तो चैलेंज करते हैं कोरोना वायरस वर्सेस आरसीएम। दोनों ने क्या काम किया था?
कोरोना वायरस ने आरसीएम में क्या काम किया मैं बताऊं आप लोगों को। नेटवर्क जब कोरोना वायरस इंडिया में आया तो दोनों सेम नेचर का काम कर रहे थे। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता आप मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा, कोरोना का पेशेंट बोलता आप मेरे गले लग जा मैं भी तेरा हो जाऊंगा। यस, दोनों क्या बना रहे थे? नेटवर्क। नेटवर्क बना रहे थे। एक ने नेटवर्क बना बना के देश बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान को रोक दिया, पूरे वर्ल्ड को रोक दिया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है। 2 साल हम लोग घरों में कैद रहे थे, याद है? यस याद है ना? यस। साले सड़क के कुत्ते कंफ्यूज थे, आदमी कहाँ गए? भगवान की सोबत कुत्तों की मीटिंगें देखी है मैंने उसकी। मेरे घर के बाहर मेरे घर में कुत्ते आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि साले नकदी का माले उठा के देखे एक भी नजर नहीं आ रहा पिछले 2 साल से। उसने नेटवर्क बना के पूरे देश को खत्म कर दिया। था पावर ऑफ नेटवर्क जो चाइना से चालू हुआ पूरे विश्व को रोक दिया। और वही नेटवर्क जब आरसीएम में था, जब पूरी दुनिया रो रही थी, आरसीएम वाले हंस रहे थे, क्योंकि इंडिया की ये पहली कंपनी है और वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसने किसी का भी इंसेंटिव नहीं रोका और सबके अकाउंट में पैसे बराबर ट्रांसफर हर महीने करती गई। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि दुनिया में कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, आपकी दुकानें बंद हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन ये टीम वर्क और एक बार नेटवर्क बना लिया तो ये आरसीएम आपको किसी भी कंडीशन के अंदर आपके घर पर पैसा आने से नहीं रोक पाएगा। आएगा ही आएगा और हर महीने आएगा। अगर इससे बड़ी चीज आपको वर्ल्ड में कहीं और मिल जाए तो मैं खुद कहता हूं कि आरसीएम मत करना, और नहीं मिले तो आज कसम खा के यहां से बाहर निकलना और इसका टारगेट सेट करना, लक्ष्य निर्धारित करना और पागलों की तरह काम पर लग जाना, भूत बन जाना। और भूत कैसे होते हैं? मेरे जैसे होते हैं, जो न सुनते हैं न सुनने देते हैं। सीधी सी बात। राइट सर। इसी के साथ समय बहुत ज़्यादा हो गया है, एक ही चीज़ के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैंने हर टॉपिक को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अपने टारगेट को सेट करो, लक्ष्य को निर्धारित करो, कमियां ढूंढना बंद करो, आगे बढ़ो, सपनों को पूरा करो। जिंदगी में किसी को वजह मत दो और किसी को कारण मत दो जो आप पर हंसे। कारण ऐसा बनो कि दुनिया रोए और आप हंसें, दुनिया आपके लिए जले और आप तालियां बजाएं। याद रखना, दुनिया के हर फील्ड में औकात के हिसाब से सैलरी मिलती है और आरसीएम औकात से कई गुना ज्यादा इनकम देता है। आप याद रखना, यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है पर पाने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कमिटमेंट को मजबूत करना है। हारना मत, थकना मत, घबराना मत। मार्च का महीना है, अपने टारगेट को सेट करो और पागलों की तरह काम पर लग जाओ। याद रखना दोस्तों, ये 4 से 5 साल आपके परिवार का भविष्य निर्धारित करोगे आप लोग। 4 से 5 साल आपके बच्चे की जिंदगी निर्धारित करोगे आप लोग। 4 से 5 साल आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी जिंदगी देकर जाओगे आप लोग। अगर आज आपने 5 साल कमिटमेंट कर लिया तो आपका बच्चा एक दिन यहाँ पर खड़ा होगा और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे। नहीं तो जैसी चल रही है चलने दो। मैं किसी को नहीं बोलता आरसीएम करना, मर्जी आए तो करना, नहीं तो मत करना। और लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है तो वेलकम है। रवि शर्मा स्टाम्प पर लिख के गारंटी दे सकता है कि जितना मुझे आया उतना आपको भी आएगा। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, स्टाम्प पर लिख के गारंटी दे सकता हूं, जितना मुझे आया उतना आपको भी आएगा। और मुझे कम नहीं आता। 1-1.5 करोड़ की कार मेंटेन करने में पसीना रहता नहीं है। हाथी को खरीदना मुश्किल काम नहीं है, हाथी को पालना मुश्किल काम है। और ऐसे मेरे पास 4-4, 5-5 हाथी है भाई, समझ। इसलिए याद रखना, भरोसा रखना, बिलीव रखना, अपने विश्वास को कमजोर मत करने देना, अपने आप को नंबर 1 करना, अपनी मेहनत को नंबर 1 करना और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेना। हम आपके साथ बने रहेंगे, लगे रहेंगे। एक आदमी के लिए बुलाओगे तब भी आएंगे और 1000 के लिए बुलाओगे तब भी आएंगे। आप अपना कर्म करो, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।